जो सेशन है वो शुरू करें। गोपाल जी। जी बहुत धन्यवाद। फिर से मैं उमा जी, रेड्डी जी, चिंतन जी और गीतिका जी और सभी मेरे भाई बहनों को मेरा वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। बिल्कुल गीतिका जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि ये हमारे लिए सिर्फ नहीं है, हम उनकी जगह पे रहने के लिए आए हैं। तो हम सभी एक दूसरे के साथ सहजीवन करना चाहिए। तो बिल्कुल इसी प्रकार का जब जीवन होता है तभी कुदरत हमसे, प्रकृति हमसे खुश रहती है। तो बिल्कुल गौ माता का विषय हम सभी जगह पे उठाते हैं कि गौ आधारित ही कृषि करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि गाय माता घर पे आए तो सुखपूर्वक रह पानी चाहिए। उसके लिए हमें उसके थोड़े वैज्ञानिक पक्ष को भी समझना पड़ेगा, उसके आध्यात्मिक पक्ष को भी समझना पड़ेगा, उसके सभी पक्ष को थोड़ा थोड़ा जब हम समझेंगे, आयुर्वेदिक पक्ष है, तो हम उनको भी सुखपूर्वक रख पाएंगे और हम भी उनके साथ अच्छे से सहज रह पाएंगे। तो बिल्कुल प्रकृति में हर कोई जीव को एक दूसरे के साथ में अच्छे से जीने का अधिकार है, और वो हमें ना दिक्कत करे, हम ना उनको दिक्कत करे। उस प्रकार का सहजीवन बहुत ही अच्छे से हमने महसूस हमारे कैंपस में कर रहे हैं कि जैसे हमारे गुरुकुल में सांप आते हैं तो 70 बच्चे पढ़ते हैं, तो लगभग 7 साल में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई है। बहुत ही मधुमक्खियां के बहुत अधिक मात्रा में छत्ते हैं अलग अलग जगह पे, तो कभी भी बच्चों को जाकर के काटा नहीं है ऑलमोस्ट। तो हर एक प्रकार का जब हम ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के प्रति हम सम्मान देते हैं, तो लगभग कोई दिक्कत तो आती नहीं है। बिच्छू आते हैं, नेवले आते हैं, तो बहुत सारे, ये तो हर किसान के खेत के अनुभव रहते हैं। तो बिल्कुल हम जितना एक दूसरे के साथ जाएंगे और अच्छा होगा। तो गौ माता का विषय शुरू करने से पहले मैं बोलूंगा कि वेद के अंदर बोला है गावो विश्व से माता, पूरे विश्व की माँ बोला गया है। तो वो क्यों बोला गया है? क्योंकि उसके बिना न अच्छी खेती संभव है, न अच्छा स्वास्थ्य संभव है, न प्रकृति का अच्छा चक्र संभव है। तो पृथ्वी को अगर हमें अच्छा ऐसा कह सकते कि रहने लायक रखना है, तो गाय माता को सम्मान पूर्वक रखना ही पड़ेगा। तो कौन सी नस्ल रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, तो आज मैं कृषि के विषय पे बहुत कम ही बोलूंगा, या तो ऑलमोस्ट प्रश्नोत्तरी में रखेंगे। लेकिन गाय माता घर पे आती है तो कैसे रखना चाहिए, तो कैसे गौशाला थोड़ी सी उसकी बेसिक विषय कैसे चलना चाहिए, उसका विषय में बात करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो फिर से सभी को मेरा जय गौ माता। प्रेजेंटेशन एक बार हो सके तो शुरू करते हैं। थोड़े से मैं पिक्चर दिखा के फिर सीधा लाइव बात करेंगे। जी, जो ये गौशाला में दिख रहा है कि ये हमारी गौशाला का फोटो है। दक्षिण से उत्तर 8 महीने की हवा है। जैसे हम देख रहे हैं फ्रंट पे जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है वो दक्षिण दिशा है। तो दक्षिण से उत्तर की हवा 8 महीने की हवा आती है, वो काम की हवा आती है। और उत्तर से दक्षिण ठंड वाली हवा रहती है, तो डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए। तो हमने शेड, गोडाउन ये सभी साइड में बनाया है। और समझ लीजिए कि लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वहां से सूर्योदय होगा और राइट साइड में सूर्यास्त होगा। तो दोनों जगह पे उनकी किरणें लग जाएगी आखिरी एंड तक। तो क्या एंटीबैक्टीरियल वेदर हो जाएगा। तो हम कभी नहीं कहते ऐसा शेड बनाना, भले आप छोटा बनाइए, बाम्बू का बनाइए, पर इस प्रकार की व्यवस्था रहती है तो गाय को सुखपूर्वक आप, और हवा पानी का अच्छा रहेगा, एंटीबैक्टीरियल वातावरण होएगा, थोड़ा सूखा रहेगा। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से उत्तर में आप गोडाउन वगैरह या ऑफिस वगैरह ऐसे हैवी चीजें नहीं रख सकते। लेकिन वास्तुशास्त्र में ही लिखा है कि गाय माता जहां खड़ी होती है वहां पे वास्तुशास्त्र न्यूट्रल हो जाता है। तो जब हमारे घर पे इतना सुखा कार्य कर सकते हैं, उन गौ माताओं के लिए वास्तु का नाम लेकर के उनको दिक्कत हो उस प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर ना किया जाए, ताकि उनकी हवा रोकी जाए, ऐसा ना किया जाए। तो ये हमने महसूस किया है कि हमने हमारे हिसाब से पूरा डिजाइन करा हुआ है। ये आप देख सकते कि हमने किसी को बांधा नहीं है, खुले से वो अपनी इच्छा से भोजन लेते हैं, अपनी इच्छा से पानी पीते हैं। दोहने के समय जिसको नाम बोलते हो दूध देने के लिए बाहर आते हैं। 10 दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के आता है। तो ये कभी ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार आप भी उसका महसूस कर सकते हैं कि किस प्रकार रखना। जो बीच का आपको पोर्शन दिख रहा है वहां पे थोड़ा सफेद कलर दिखेगा, वो हम चूने का पुताई करते हैं या चूना छिड़कते हैं। तो 2 से 3 रुपए किलो आता है। तो एंटीबैक्टीरियल वेदर हो जाता है, एंटीवायरस हो जाता है। तो जो गौशाला में विजिटर्स ज्यादा रहते हैं वहां पे इस प्रकार की प्रक्रिया करने से
आपको मक्खी मच्छर से भी थोड़ा कंट्रोल मिलेगा और एंटीबैक्टीरियल वातावरण भी रहेगा। ऊपर आप देख सकते हैं थोड़ा वेंटिलेशन है, तो हवा का आना जाना, जैसे गर्मियों में गर्म हवा ऊपर रहती है तो ऊपर से ही निकल जाती है, तो वेंटिलेशन के लिए ऊपर अगर कुछ भी थोड़ी सी व्यवस्था कर दी तो बहुत अच्छा होगा। तो जब हम पंखा लगाते हैं तो गर्मी के अंदर पंखा चलता है तो ऊपर की गर्म हवा नीचे फेंकते हैं, ठंड में वो ठंडी हवा फेंकेंगे। तो सिर्फ बारिश में हल्का पंखा मदद करेगा, उसकी उसकी जगह पे आप थोड़ा सा धुआं कर लेंगे बारिश में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो पंखे की जरूरत लगभग इसमें बहुत कम रहेगी या नहीं रहेगी। ये आप देख सकते हैं, एक बाजू में पक्का और एक बाजू में कच्चा हमने रखा हुआ है। तो वही वाड़े के अंदर कभी बारिश के समय बहुत कीचड़ होता है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है तो कभी सूखता ही नहीं है गौशाला, तो कीचड़ में पैर बहुत फंसेगा, बैठने को अनुकूल नहीं होगा। तो तभी हम ये वॉश करके उनके लिए बैठना और सोने की व्यवस्था कर देते हैं। और आधा पोर्शन हमारा मिट्टी वाला है, तो 12 महीना में जब भी उनको इच्छा है मिट्टी में बैठेगी, जब भी इच्छा है उनको पक्के में बैठेगी। तो उनकी सुखाकारी के लिए ये आपातकालीन हमने कुछ रास्ते निकाले हुए, जैसे एक बाजू में हम दूध दोते हैं, एक बाजू में बच्चा दूध पीता है, तो बड़े प्यार से दूध छोड़ती है गौ माता। तो ये हमारी रूटीन प्रक्रिया है। ये 8.5 महीने का बच्चा दूध पी रहा है, तो आप देख सकते हैं इसका साइज कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो जब शोषण नहीं करते तो इस प्रक्रिया के ऊपर जा सकते हैं, तो ऊंचाई लंबाई भी उसकी अच्छी होगी, उसका विकास भी अच्छा होगा। जैसे कि मैंने कल बात बताया था कि सबको लगेगा कि इसमें लॉस जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। जब बच्चे का विकास अच्छा होता है तो 4 साल में फर्स्ट लैक्टेशन आता है, उसकी जगह पे सिर्फ 2 से 2.25 साल में पहला लैक्टेशन हमारे यहाँ हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और कि वो माँ संतुष्ट है, बच्चा संतुष्ट है। तो जैसे सगी माँ कोई बच्चे को अपने दूध पिला रही है और 6 महीने के बाद बंद करेंगे तो उनका भी दूध सूख जाएगा, 1.5 साल रखेंगे तो 1.5 साल चालू रहेगा। उसी प्रकार देशी गौवंश का उनके बच्चे के साथ अटैचमेंट रहता है। तो जब माँ बच्चे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, अच्छे से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ऑक्सीडेशन नेचुरल फॉर्म में उसके ब्रेन से छूटता है, तो पास्ती प्यार से है, प्रेम से दूध छोड़ती है और लैक्टेशन पीरियड लंबा हो जाता है। जो 4 महीना खड़ी रहती थी वो अभी 10-10 महीना हमारे वहां पे खड़ी रहती है। तो लैक्टेशन पीरियड लंबा हो गया, दूध ज्यादा मिल गया और प्यार से मिला, तो प्रसाद के स्वरूप में मिलता है। तो ये देकर के लेने की भावना थी। आजादी के पहले पूरे भारत में 2 आंचल पिलाने की परंपरा थी। तो जिन जिन आदिवासी बंधुओं ने अपना ये पैटर्न फॉलो किया है, दूसरे भी कुछ किसानों ने किया, उनके घर पे 6 महीने में बरकत आ चुकी है। तो गाय माता बहुत ही प्यार बरसाती है जब इस प्रकार की उनको थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है। देखिए ये गौ माता, ये 16वां लैक्टेशन का फोटो है। दुनिया में 3.25 बच्चे की एवरेज है, भारत में 5 बच्चे की एवरेज है, फिर लगभग नॉन परफॉर्मिंग या कम परफॉर्मेंस हो जाता है। ये आफ्टर 16 लैक्टेशन, 16 ब्यात के बाद का फोटो है। और मतलब ऐसा कह सकते हैं 16 लैक्टेशन के बाद भी ये पिक में 25 लीटर तक गई हुई थी माँ। तो एवरेज हमारे यहाँ 10 से 12 लीटर दूध है। किसी का 8 महीना प्रेगनेंसी, किसी का 1.5 लीटर दूध है, किसी का 25 है, एवरेज 10 से 12, इसमें खुश है। लेकिन इस उम्र में इस प्रकार उनको मेंटेन रखना वो बहुत चैलेंजिंग होता है। तो वो कैसे रखना, उसके विषय में आज थोड़ा बातें करेंगे। भाई इस उम्र में ये कर सकते तो हमारे पूर्वजों ने कितना अच्छा जीन पूल हमारे लिए छोड़ा हुआ है, कितने अच्छे वंशज छोड़े हुए, तो उनकी हमें सम्मान पूर्वक कदर करनी चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, तो वो परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो वो कैसे करेंगे उसके विषय में भी थोड़ा आगे बात करेंगे हम। देखिए हमने मिट्टी का रखा हुआ है, तो मिट्टी में बैठना उनको बहुत पसंद है। तो कैसे धूप में आराम से बैठ रही है, तो 46 डिग्री में ये लोग खर्राटे लेकर के सोते हैं। जब अपनी देसी सभी गौवंश का ये बहुत बड़ा खासियत है कि गर्मी ठंडी बारिश अच्छे से सहन कर लेती है अपने अपने एरिया में। ये सिंह भी बहुत रेयर ऑफ द रेयर होते हैं, तो ये ईश्वर कृपा से कुछ मिले हुए। तो ये हरिण माता है, कैसे आराम से वो सो रहे। तो इस प्रकार जब आप अच्छा वातावरण रखते हैं तो उनका सोना अच्छे से होता है, बैठना अच्छे से होता है, भोजन अच्छे से होता है। तो उनकी संतुष्टि के ऊपर कितना मैक्सिमम काम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और मिट्टी के अंदर बैठना उनको पसंद है तो मिट्टी का पोर्शन भी हमें साथ में रखना चाहिए। ये 11 बच्चे देने के बाद ये 12th लैक्टेशन का फोटो इस गौ माता का। तो 12वां लैक्टेशन में भी आप परिणाम देख सकते हैं। तो दोनों चंदू भाई को भी मैं बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद कहूंगा कि वो प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं और हम एक दूसरे के संग बैठ के चर्चा करके भी और इसको और आगे लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं ग्राउंड पे, उस पे भी अपन प्रयत्न जरूर करेंगे। तो ये 12th लैक्टेशन में आप इसका बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, दूध का अडर स्ट्रक्चर देख सकते हैं,
तो अभी भी ये परफॉर्मेंस में 20 लीटर प्लस चली जाती है, आराम से 25 तक चली जाती है। तो ये लेवल पे हम कैसे जा सकते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिनपुल अच्छा हो, मतलब संवर्धन अच्छा हो और भोजन अच्छा हो, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये नंदी का भाग है कि जैसे मैं नंदी के विषय में कुछ बातें करूंगा तो शायद मतलब ऐसा कह सकता हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि 50% नंदी का रोल होता है हमारे हड़ में। नहीं, 90% से भी ज्यादा नंदी का रोल होता है। नंदी बहुत अच्छे से अपनी तरफ खींचता है पूरी अगली जनरेशन को। तो एक नंदी 100 को फॉलो करेगा, 100 की अगली पीढ़ी अच्छी भी हो सकती है और बहुत ऐसी भी पैदा हो सकती है जो हमें दिक्कत दे और उनको भी दिक्कत होगी, क्योंकि वो कैसे सिलेक्शन करना उसके विषय में भी आज थोड़ा बहुत प्रयत्न हम करेंगे। ये कुछ नंदी और गाय माताओं के अलग अलग विभाग के फोटो है। ये आप देख सकते हैं कि गाय के पानी के पीने का अवाड़ा है। तो एक नहीं, एक दिन पे हम लोग चूने की पुताई कर देते हैं, तो चूना 3 रुपए किलो आता है। तो चूने की जब पुताई करते हैं तो एंटीबैक्टीरियल वातावरण पानी के अंदर हो जाता है, एंटीवायरस हो जाता है, नेचुरल स्वरूप में कैल्शियम उनको उपलब्ध हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, गर्मी के सीजन में वो ठंडा रखता है मटके के जैसा, और ठंड की सीजन में थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल रखता है। तो 12 महीना अच्छे से शुभ साफ सफा पानी उनको पीने को मिलता है। तो आधुनिकता के चक्कर में हम ऑटोमेशन के ऊपर जाते हैं, बट ये कुछ देसी चीजें हैं जो और ज्यादा अनुकूल रहती है वातावरण के हिसाब से भी और गाय माता के अनुकूलता के हिसाब से। तो ये बिल्कुल सस्ते लोकभोग्य व्यवस्था है जो हर कोई गांव में अपने एरिया में कर सकता है। तो उनको कुदरती स्वरूप में आपूर्ति भी होती रहती है और हमेशा क्वालिटी वाला पानी उनको मिलता है। तो वो बहुत जरूरी है कि पानी उनके सामने रखा जाए, वो तय करे कब पानी पीना, कितना पीना, कैसे पीना, क्योंकि अलग सीजन में अलग अलग पानी पीने की उनकी क्वांटिटी की और अलग अलग समय पे पानी पीने की इच्छा होती है। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये देख सकते हैं नीम खा रही है गाय माता। तो हर हफ्ते हम लोग क्या कहते हैं कि भाई हर खेत के किनारे नीम के पेड़ लगाने चाहिए। और बहुत सारे पेड़ की भी हम रेकमेंडेशन करते हैं। जैसे ये नीम है, हम हर हफ्ते एक बार डालते हैं, तो एक एक गौ माता 1 किलो से लेकर के 5, 7, 10, 10 किलो तक खा लेती है। तो कुदरती स्वरूप में ही डीवर्मिंग हो जाएगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उतना चारा कम लगेगा। तो बड़े भाव से खाती है, जैसे कोई मिठाई खाती है वैसे कड़वा नीम खाती है गौ माता। तो जो भी मुझे सुन रहे हो उन सभी बंधु को मेरी विनती, एक बार आप खिला करके देखिए कितना आप भाव से गाय माता खा रही है, आप खुद देखिए। तो ये सारी कुदरती व्यवस्था हम लोग ने जो उनके साथ रहते रहते महसूस करी है वही शेयर करते हैं। हर रोज नहीं खिलाना खिलाना है। अगर नीम हर रोज खिलाए तो इनफर्टिलिटी आ जाएगा। तो हफ्ते से लेकर के 10 दिन में एक बार आप जरूर दे सकते हैं। उसके बाजू में अर्जुन पेड़ का पत्ते का फोटो है। तो अर्जुन पेड़ जो है उसका पत्ते के अंदर बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में मतलब कैल्शियम का आपूर्ति होने की व्यवस्था होती है। तो अर्जुन के पत्ते आप काट काट के खिला सकते हैं। तो इस प्रकार के कई वृक्ष है जो गाय माता को बहुत स्वस्थपूर्ण रख सकते हैं। ये विदेशी बबूल है। तो कहीं पर भी आजू बाजू आपके गौचर में दिखे तो बिल्कुल हटाना चाहिए इसको, क्योंकि ये विदेशी बबूल के पत्ते एसिडिक होते हैं। तो जहां पर भी गिरते हैं उसके आजू बाजू के सभी घास को नष्ट कर देना शुरू कर देता है। और उसकी वजह से काफी गायों की मृत्यु भी कच्छ में हुए हैं। तो मेरी विनती है कि इसके विषय में अगर समय रहा तो हम आगे और बातें करेंगे। ये घास के कुछ फोटोज है। तो घास के अंदर हमें कैसे खिलाना, क्या खिलाना, तो वो बिल्कुल मैं आगे आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ। ये देसी घास है, जिंजवा है, ये सरगवा है, मोरिंगा है। ये गाय के रुमेन का एक सिस्टम है जो मैं आपको बुक में ये सारी चीजें हमने और डिटेलिंग में दी हुई है कि उसकी अन्न प्रणाली को हमें समझना पड़ेगा कि उसके अंदर भोजन की क्या सिस्टम है। तो मनुष्य का और उनका पाचन की पूरी सिस्टम अलग है। तो पुस्तक के अंदर सारा डिटेलिंग दिया हुआ है, लेकिन मैं कुछ ब्लिंक दिखा रहा हूँ कि गुड रस है, जैसे आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कितना जल्दी पचेगा। तो गुडरस सबसे फास्ट, फिर मूली, फिर अनाज, घास, सूखा घास। सूखा घास को सबसे ज्यादा समय लगेगा पचने के लिए। तो हरा घास उसको जितना अवेलेबल ज्यादा हो वो ज्यादा अच्छा होता है। उसी प्रकार कितना पचेगा, तो गुडरस है तो ऑलमोस्ट 95%। मूली अलग, अनाज अलग, घास अलग, हरा घास अलग, और सूखा चारा सबसे कम पचेगा। तो ये सारे चार्ट हमने लोकभोग्य भाषा में दिए हुए, जिसका पूरा डिटेल में अभ्यास करेंगे तो और सुखपूर्वक गाय माता को आप समन्वय के साथ रख सकते हैं। और लाल जी लाइव कर दीजिए।
हाँ, तो ये विषय हमारा शुरू कर रहे कि खास कि भाई हम ऐसा सोचते हैं। देखिए, मैं आपको सिंपल सा एक बात से शुरुआत करता हूँ कि मकर संक्रांति आती है तो एक ही दिन में सबको पुण्य कमाने की इच्छा होती है, और सब लोग लड्डू और बहुत सारी रोटियां और बहुत सारी चीजें एक साथ में खिलाते हैं, लापसी वापसी बना के। तो भाव बड़ा अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है कि गाय की रुमेन की सिस्टम अलग होती है। अचानक बड़ी मात्रा में गौ माताओं को पूरे देश में आप ही रहा होता है, हजारों गाय माता का अब तक मृत्यु हो चुका है। तो कभी भी आपको दान देने की इच्छा हो तो कभी भी अचानक से उसके कुछ भी भोजन में चेंज नहीं होना चाहिए। गाय का पाचन सिस्टम समझना बहुत जरूरी है कि गाय को कोई भी खुराक चेंज करना है, कोई भी दाना चेंज करना है, कोई भी चारा चेंज करना है तो उसको 10 से 15 दिन लगते हैं। उसके अंदर रुमेन के फर्स्ट खाने के बाद तुरंत फर्स्ट रुमेन के अंदर जाता है भोजन, और वहां पे उनके माइक्रोफ्लोरा खाना पचाते हैं, जीवाणु खाना पचाते हैं, बैक्टीरिया। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पचाने वाले अलग बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटीन पचाने वाले अलग बैक्टीरिया होता है। अचानक से आप बहुत सारा प्रोटीन दे देंगे तो दूसरे बैक्टीरिया भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और प्रोटीन वाले भी इतने उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो वो दिक्कत हो जाती है, अंदर से गाय माता को डिस्टर्ब हो जाती है। और अचानक से बहुत सारा चेंज हो गया तो आफिरा चढ़ के मृत्यु होने की संभावना रहती है। तो उस प्रकार कभी भी आपको दान पुण्य करने की इच्छा है तो मैं आप सभी के माध्यम से मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मकर संक्रांति या कभी भी दान पुण्य करना है तो गुड़ खरीद के एक साथ में गौशाला को दे दीजिए कि भाई आप धीरे धीरे खिलाना। चारा एक साथ में खरीद के दे दीजिए, दाना खरीद के दे दीजिए। वैसे ही पैसा दे सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से खिलाने की बहुत चेष्टा नहीं करना, क्योंकि अचानक से उसके फूड चेंज होगा तो आपकी भावना अच्छी होगी लेकिन गौ माता को दिक्कत होगा और अनजाने में आपसे कुछ गलती हो जाएगी। इवन गुड़ भी, अचानक से गुड़ किसी को बहुत ज्यादा देना नहीं चाहिए। आज गाभिन है गाय तो उसके लिए गुड़ को 4 घंटे पानी में भिगो दीजिए तो ठंडक प्रकृति हो जाएगी। और ताजी ब्याई हुई गाय को कच्चा गुड़ दीजिए तो उनका गर्भाशय बहुत अच्छे से साफ होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। तो घास चारा कभी भी चेंज करना है कोई भी गौशाला में या किसान के घर पे तो 10 से 15 दिन चेंज करना। कैसे कि आज 5% चेंज किया, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%। तो 10 से 15 दिन का अगर आप पीरियड लेते हैं तो उनका रूमेन बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है, उसी प्रकार के अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं तो उनके शरीर में वो बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और ये भोजन उनको अच्छे से सेट हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। तो कभी भी गाय माताओं को, जैसे आप देखते होंगे कि शहर में जो घूमती हुई गाय है जो कचरा खाती है, वो कभी भी आप पिंजरा पॉल में गौशाला में लाएंगे तो उसकी मृत्यु की दर ज्यादा रहती है, वो सेटल नहीं होती है क्योंकि उसको उसकी आदत हो चुकी है। अचानक उसको घास देंगे तो घास उसको डाइजेशन नहीं होता। तो एक्चुअली उसका खुराक घास ही है, लेकिन उसके शरीर के अंदर रुमेन को भी हमें देखना पड़ेगा। तो बिल्कुल अचानक कभी भी कोई भी भोजन चेंज ना किया जाए, ये मेरी सबको विनती है। और चारे के अंदर भी देख सकते हैं कि ये आपके पीछे आप देख सकते हैं कि घास कितना हाइट वाला है। तो लगभग ये मैं कह सकता हूँ कि अभी ये 12 फीट से ऊंचा हो चुका है घास, और ये हमारे गौशाला में उगा हुआ ही घास है। तो इस प्रकार का नेपियर हम लोग ने गौ कृपा से उगाया हुआ है। तो आप अभी सूखा चारा महंगा है तो उसकी जगह पे आप इस प्रकार के चारे खिला सकते हैं, क्योंकि सूखा 10 रुपए से 16 रुपए किलो है। क्यों सूखा महंगा हो गया? क्योंकि कोयले की जगह कोयला महंगा हो गया, उसकी जगह पे जलाना भी शुरू किया है, उसकी जगह पे उसको फर्मेंटेशन करके अभी बिजली और सीएनजी भी पैदा होगा, तो सूखा महंगा ही रहने वाला है। तो मेरी विनती है, इस प्रकार के घास आप बाउंड्री पे लगा देंगे तो आराम से गाय माता पलेगी। और ये 50 पैसे किलो पड़ता है जी, और सिर्फ 25 पैसे में किलो अगर किसान खुद काट लेगा तो पड़ेगा। तो इतने कम खर्चे में अच्छी गुणवत्ता का चारा मिल सकता है। तो बिल्कुल इसकी गठान है, नेपियर है। तो नेपियर दुनिया में 100 से ज्यादा प्रकार के नेपियर हैं। तो कोई कोई नेपियर फायदे की जगह नुकसान करेगा, उसके अंदर ऑक्सिलेट रेशियो ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि कैल्शियम और मिनरल गाय के ड्रेन कर जाती है, तो फायदे की जगह नुकसान होगा। तो कौन से स्टेज पे खिलाना है वो मैटर करता है। तो 45 से 60 दिन का जो स्टेज है वो आइडियल स्टेज है। और कौन सी वैरायटी खिलाना है, तो हम लोग ने 16 साल लगभग 125 से ज्यादा घासों पे R&D किया, और गाय माता को क्या अनुकूल है, क्वांटिटी किसकी ज्यादा अच्छी होती है, उसके लैब टेस्ट करवाते हैं, मल्टीपल एंगल से उसका अभ्यास करके फिर कोई चीज का प्रचार करने में हम विश्वास रखते हैं। तो बिल्कुल उसमें से हमने आज तक लगभग 15 से ज्यादा वैरायटी पे नेपियर पे प्रयोग किए, और जो अच्छी वैरायटी लगी उसकी गठाने हम यहाँ से निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। तो बिल्कुल आपके माध्यम से जिन जिन किसान बंधुओं को और जिन गौशाला वालों को चाहिए, तो हम 50 गांठे किसानों को और 250 गांठे हम गौशाला वालों को निःशुल्क देते हैं, और उनको भी आगे निःशुल्क देने का ही प्रावधान के लिए हम बताते हैं। ये बहुत देखिए धन्यवाद गोपाल जी, बहुत अच्छी बात है।
गोपाल जी का एक मैं चीज बताना चाहूंगा, जो घास के नंबर जो 2-3 बीच में अपने पिछले महीने बात कर रहे थे, कि अभी आपने जो बताया कि कैल्शियम, वो घास की वजह से, खाने की वजह से गाय के अंदर कैल्शियम की कमी आती है। तो वो कौन से नंबर का घास है, वो खाली भी एटलीस्ट आप बता देंगे तो लोग वो गलत तरीके से उगाना भी बंद करें तो अच्छा रहेगा कि। जी, ऐसे तो बहुत सारे हैं चिंतन जी, लेकिन CO4 CO5 में भी ये दिक्कत है, दूसरे भी है। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं चिंतन जी, कि मैंने इसका नाम नहीं दिया क्योंकि उसके कॉम्बिनेशन हमने 3-4 सिलेक्शन किया ना। नाम देने से कुछ लोग व्यापारी लोग दूसरी हाँ उसका वेरायटी उसी नाम से बेचना शुरू कर देते हैं। उसकी हाँ। जगह पे हम आपके द्वारा एक मुहिम चलाएंगे कि जो वैरायटी अच्छी है तो बिल्कुल निशुल्क करके हम आपको देंगे, आप आगे देंगे, पूरे भारत भर में उसको गौ कृपा के अमृतम के जैसे ही डिसेंट्रलाइज करेंगे तो कैसा रहेगा? यस यस, बहुत बढ़िया है। हाँ, यानी कि वो कि ये घास खराब है, ये ऐसा है, उसके कहने की जगह के ऊपर जो उत्तम है उसको ही हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छा जी रहेगा। सही बात जी है। बिल्कुल। इसीलिए बिल्कुल चिंतन भाई, आपने जो ये बात रखी बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में क्या नेपियर एक बार सेटल होने के बाद 3 साल के बाद पता चलता है कि इस लेवल का गाय कहानी हो चुका, 2 साल के बाद पता चलता है, तब तक लेट हो जाता है और दिखते सब सेम है। तो मेरी यही विनती है कि हम लोग मिलके इसको डिसेंट्रलाइज गौ कृपा के जैसे ही करेंगे, अच्छे घास की वैरायटी उसी प्रकार जहां पे पानी भरा रहता है, पैड़ी का एरिया होता है, जो धान की खेती करते चावल की, वहां पे ना नेपियर होगा, ना जवारी होगी, ना जिंजुआ होगा। तो वहां के लिए घास के हम लोग ने बहुत अच्छे R&D करे हैं। ये घास आप देख सकते हैं, ये पैराग्रास का कॉम्बिनेशन है। और जितना पानी भरा रहेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन आएगा। इसको समझ लीजिए कि आपने जितना ज्यादा गोबर और स्लरी दिया, और बहुत न्यूट्रिशियस चीज है, इसके अंदर भी लगभग 9 से 10% प्रोटीन आ चुका है। चाप कटिंग करने की जरूरत नहीं, ये एक बार लगाने के बाद 100 साल भी नहीं जाएगा। तो जनरली पैडी का कोई भी चारा खिलाते हैं, चावल वाला जो राइस का जो होता है, पराली, वो सबसे कमजोर चारा है। वो पराली खाने वाली लगभग गौ माता हर जगह पे आप देखेंगे कमजोर दिखेगी। तो पराली इनकेस कभी खिलाना भी पड़े तो उसको 3-4 घंटे पानी में भिगोइए, पूरा पानी लाल हो जाएगा, वो पानी हटा के फिर दीजिए। और उसी एरिया में इस प्रकार के पैराग्रास की वैरायटी हम यहाँ से उसके भी गठाने फ्री देंगे। तो उस प्रकार के घास लगाएंगे तो 12 महीना ये मिलता रहेगा, तो ये 100 साल भी नहीं जाता है, और न्यूट्रिशियस चीज है। और पानी भरा 3 फीट, तो 3 फीट के ऊपर दूसरा 3 फीट चला जाएगा, तो खड़ा नहीं रहेगा, तो लंबा लंबा 10 फीट तक चला जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी वेराइटी है। जो लोग पैडी है जहाँ पे 3-3 4-4 महीना पानी भरा रहता है, वहां पे नेपियर जवारी लगभग 90% कोई चारा वहां पे नहीं उग सकता है जल्दी। तो वहां पे इस प्रकार के चारे के कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। उसी प्रकार ये झिंझुआ की वेरायटी है। तो जिन लोगों के पास जमीन ज्यादा है, ये झिंझुआ आप खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशियस चीज है। ये खिलाने के बाद तुरंत दूध बढ़ता है, घी बढ़ता है, इसको चाफ कटिंग का जरूरत नहीं। ये गन्ने के जैसा अंदर मीठा मीठा होता है वैरायटी। तो जिंजुआ में भी 6 से ज्यादा वैरायटी, कोई सॉल्टी वैरायटी है जो ग्रेसिंग के लिए काम लगती है, ये कटिंग के लिए काम करती। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर लस्ट वगैरह। तो बिल्कुल इस प्रकार के घास आप लगा सकते हैं आपके खेत में, तो जिसकी प्रोडक्शन अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, और गाय को पसंद भी हो, क्योंकि पैलेटेबिलिटी होना चाहिए, गाय को अंदर भोजन के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये मल्टीपल लेवल से अभ्यास करके फिर जो चीज इंट्रोड्यूस करेंगे वो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। उसी प्रकार हम दाने के विषय की बात करते हैं, तो आज हमें कॉन्सेंट्रेट फीड क्यों देना पड़ रहा है? तो कि हर गांव में पहले गौचर थे, और गौचर में हमारे दादाजी ने हमको खुद पूरा डिटेल बताया था कि ऐसे घास होते थे 3 से 4 फीट ऊंचे, उसके ऊपर दाने आ जाते थे। तो दाना और चारा दोनों एक साथ में मिलता था, इसलिए बहुत कम कॉन्सेंट्रेट फीड देकर के हजारों साल हम यहाँ पे कार्य कर पाए भारत में। लेकिन अभी क्या हुआ, गौचर नष्ट हो गए। सिर्फ चारे के ऊपर गाय को रखेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेट फीड का आपूर्ति करना पड़ेगा हमें। तो आपातकालीन में हमें औषधि भी नहीं मिल रही है, तो हमारे खेत के किनारे के हमें समाधान ढूंढने पड़ेंगे। और जिन लोगों के नजदीक गौरान है, गौचर की जो व्यवस्था है, उनको गौचर का कैसे डेवलपमेंट करना वो भी सिखाने के लिए हमारी पूरी तैयारी रहेगी आप सभी के माध्यम से। कि हमने जो जो घास ग्रेसिंग के तैयार करे हुए, जो 24-24 तक भी प्रोटीन में कोई गए हुए हैं, तो उस प्रकार के ग्रेजिंग का कैसे तैयार करना, उसकी थोड़ी थोड़ी हम बीज या उसकी जड़ें वगैरह भी हम यहाँ से उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे। तो काफी आपूर्ति होगी। लेकिन अभी हाल हमें कॉन्सेंट्रेट फीड देना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेट फीड मतलब दाना कितना देना चाहिए और क्या मात्रा में देना चाहिए। तो जैसे आप कह सकते हैं कि 10 लीटर जिस गौ माता का दूध है,
तो 1 लीटर पे आधा किलो या 400 ग्राम 5 किलो तक दाना जा सकते हैं। अगर 20 लीटर गई तो 7 से 8 किलो, उससे ज्यादा गई तो दाना नहीं बढ़ाना है, फिर चारे के ऊपर ही हमें ध्यान देना है। अगर कोई प्रेगनेंसी है तो 1 से 1.5 किलो उसके बॉडी मेंटेनेंस के लिए भी दे सकते हैं, और 2 किलो तक भी आप बहुत सरलता से जा सकते हैं। इसी प्रकार आप कौन सी दिशा में कौन सा वृक्ष लगाना है तो पूरा हमने डेटा दिया हुआ है। तो जैसे आपने बॉर्डर पे सरगवा लगाना है, मोरिंगा, हमारी एक विनती है कि मोरिंगा बहुत ही मैजिक ट्री है, मतलब ऐसा कह सकते कि बहुत न्यूट्रिशियस से भरा हुआ पेड़ है, कि सरगवा, मोरिंगा, शेवगा बोलते हैं उसको, मुनगा बोलते हैं, उसकी डालियां काट काट के गाय माता को खिलाइए। जो कॉन्सेंट्रेट फीड अभी मैंने बताया 5 किलो, उसकी जगह पे 2.5 किलो देंगे तो भी दूध मेंटेन रह जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेट फीड ही खर्चा है अभी किसानों का चारे के साथ साथ में, वो आधे तक रिड्यूस कर सकते हैं अगर बड़ी मात्रा में आपने मोरिंगा खिलाया। और कितना खिला सकते हैं, तो 200 ग्राम से लेकर के 15 किलो तक एक दिन का खिला सकते हैं। तो पहले आपने नहीं खा रही है ना, तो चाप कटिंग करके साथ में डाल दीजिए, 1 हफ्ते में वो अडॉप्ट कर लेगी। बाद में पूरा डालेंगी तो पूरा 1 इंच मोटा डाली वाला भी मोरिंगा बहुत प्यार से वो गाय माता खा लेगी। वो न्यूट्रिशन का भंडार है, कैल्शियम अच्छी मात्रा में है, विटामिन ए है, विटामिन B12 है, बहुत बड़ी मात्रा में उसके अंदर विटामिन C से लेकर के, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मिनरल्स और कैल्शियम दोनों अवेलेबल फॉर्म में है उसके अंदर। तो बिल्कुल गाय माता को जैसे ही खिलाएंगे उनकी चमड़ियों की चमक बढ़ेगी, उसका गोबर की गुणवत्ता बदल जाएगी, दूध की गुणवत्ता बदल जाएगी, इनफर्टिलिटी के काफी प्रश्नों का ऐसे ही समाधान हो जाएगा। और मिनरल मिक्सचर भी आप रिड्यूस कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तो आज क्यों मिनरल मिक्सचर हमें देना पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रिशियस इतना चीज रहा नहीं, जंगल में अलग अलग प्रकार की वनस्पति खाने को मिलती थी, वो अभी नहीं मिल रही है, वहां से अवेलेबल स्वरूप में नहीं है। तो मिनरल्स हमें कितना देना चाहिए, तो 50 से 100 ग्राम। लेकिन मोरिंगा आपने अच्छे से खिलाया तो मिनरल को आप जरूर रिड्यूस कर सकते या बंद कर सकते। कुदरती स्वरूप में इसके अंदर कैल्शियम भी होता है। तो इस प्रकार वनस्पति के पत्ते और अपने खेत किनारे के ही समाधान पे आपको बहुत बड़े समाधान मिलेंगे। तो दाने का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो जैसे 30% आप कोई चुनी ले सकते हैं, तुवेर, मूंग, उड़द, कोई भी प्रकार की। उसी प्रकार 30% कोई खल ले सकते हैं, चाहे वो कपास का हो, नॉन बीटी कपास का प्रयत्न कीजिएगा, कोपरे का खल होता सकता है या सरसों का खल है। और 30% कोई दाना जो हम अनाज का लेना है, जैसे मक्का है, जौ है, गेहूं के ऊपर का चौकर है। 5% गुड़ अंदर मिलाना है, और 2 से 5% आप दूसरे 1% नमक मिला सकते हैं। उस प्रकार खुद का दाना बनाइए। आज देखिए मार्केट में 26 रुपए किलो मक्का मिलता है, मक्के का दाना। उसको आप जब भरड़ा करते हैं तो लगभग 28 रुपए 29 रुपए घर पे पड़ता है। तो आप जब मार्केट में डायरेक्ट उसका पाउडर लेने जाएंगे पशु आहार के पास, तो वो 20 रुपए में मिलता है। कैसे मिल सकता है, तो बड़ी मात्रा में मिलावट चलती है। तो खुद बनाने का प्रयत्न कीजिए, या जो अच्छे से आपको श्रेष्ठ तरीके से देना चाहते हैं, या जिनका भले कॉस्ट लगे लेकिन गुणवत्ता में कंसिडरेशन मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत मिट्टी से लेकर के मिलावट होती है। और प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए कंसंट्रेट फीड के अंदर यूरिया डालते हैं ये लोग। तो यूरिया डालने से प्रोटीन का उनका जो रेशियो मेंटेन करना है वो हो जाता है। तो हर दिन यूरिया जब जाता है पेट में, तो 10 साल का परफॉर्मेंस 2-3 साल में उनको मिल करके फिर गाय का हानि होता है लॉन्ग टर्म पे। तो कुदरती स्वरूप में क्या उनके शरीर के अंदर होना चाहिए, क्या भोजन के स्वरूप में होना चाहिए, ये पूरा चीज हमने पुस्तक के अंदर डाला हुआ है। तो उसको अच्छे से अभ्यास करके बिल्कुल आप घर पे गाय माता को और सुखपूर्वक रख सकते हैं। इसी प्रकार गोबर कैसा होना चाहिए, पाचन कैसा होना चाहिए, तो जनरली कंसेप्ट ये है कि गोबर कठिन वाला है, अडाया छाना जो बोलते हैं, गोबर बोलते हैं कि जो यज्ञ में होता है बड़ा, तो एकदम रिंग लगा हुआ कड़क रहता है। एक्चुअली वो अच्छे पाचन की निशानी नहीं है। जब गोबर पड़ता है तो थप करके थोड़ा सा बिखेर जाना। तो जितना अच्छे से पतला और मीडियम पतला गोबर है वो ज्यादा गुणवत्ता वाला होता है। एकदम पानी जैसा जुलाब जैसा भी ठीक नहीं है, लेकिन जितना पतला गोबर नीचे गिर के थोड़ा सा आपको दिखेगा कि तुरंत बिखर जाता है, वो सबसे अच्छे पाचन की निशानी है। तो 75% से आजू बाजू हरा होना चाहिए, 25% के आजू बाजू सूखा होना चाहिए, आइडियल रेशियो है। लेकिन अगर आपने सूखा अगर बंद किया तो चलेगा, लेकिन हरा बंद मत कीजिएगा। और अभी क्या होता है, एक प्रैक्टिस हो चुकी है, भाई हमारे पास तो पानी की व्यवस्था नहीं है, हम हरा कैसे 12 महीना दे सकते। तो देखिए हमें अभिगम बदलना पड़ेगा। मैंने कल बात करी थी कि हमें रास्ते ढूंढने हैं। आज इजराइल है, कम पानी के अंदर कितनी कृषि करता है। तो मैं आपको बहुत सरल तरीका समझाता हूँ। हाँ, गांव में हर कोई बंदा कर सकता है, जिनके पास पूरा अकाल हो, पानी ना हो, कुछ भी हो। जैसे आप हर घर पे हर रोज आप भोजन किस में करते हैं, बर्तन पे करते हैं, बर्तन तो धोते हैं ना, आप खुद नहाते भी है।
तो उसका जो भी पानी निकलेगा वो बाल्टियों में जमा कीजिए, खेत में लेकर के जाते समय इस नेपियर की गठाने लगा दीजिए और उन नेपियर में डाल दीजिए। जब नीचे अच्छे से बड़ी प्रमाण में जब गोबर होता है तो ये अच्छे से ड्रिप जैसे काम करता है बैक्टीरिया, और गोबर वो धीरे धीरे पानी रिलीज करेगा और आपको 12 महीना सिर्फ आपके घर का नहीं काम का गया हुआ पानी, बर्तन और जो भी है उससे श्रेष्ठ गुणवत्ता का घास उगा करके उनको गाय माता को सुखपूर्वक रख सकते हैं, और खर्चा भी नहीं लगेगा। आपके घर के कैंपस में भी इस प्रकार के घास लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सब्जी भी आप घर पे कैंपस पे इस प्रकार उगा करके खुद का सब्जी खुद खा सकते हैं। तो हमें रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, हमें बहाने नहीं ढूंढने हैं, हमें रास्ते ढूंढने हैं। ये हमारा विनती है सबको कि हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमको देश ने क्या दिया नहीं, हम देश को क्या कर सकते हैं, हम प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं, हम गाय माता और हमारे खुद के लिए क्या कर सकते हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो इस प्रकार के सारे घास आप घर पे, गौशाला में, आजू बाजू कैंपस में या खेत के किनारे जो पानी आपका बहता है उस नाली के आजू बाजू भी सरलता से आप अच्छे से उगा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे आप खेत के किनारे शतावर, शतावर बहुत सरलता से उग जाता है। हमारे यहाँ पे शतावर हमने गए साल वाली निकाली थी, 35 किलो एक जड़ में से ऑलमोस्ट निकली थी। तो वो जब गाय माता को खिलाते तो बहुत अच्छी मात्रा में उसका दूध भी बढ़ता है, फैट भी बढ़ता है, गुणवत्ता भी अच्छी होती है और उनका गर्भ स्थापन का भी अच्छा उनका कार्य हो जाता है। तो शतावर जैसी निर्दोष औषधियां, विदारी कंद है, शतावर है, ये सब आप बाउंड्री पे लगा सकते हैं और गिलोय लगा सकते हैं। तो गिलोय के टुकड़े भी गाय को थोड़े देंगे तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, दूध में वो उसकी गुणवत्ता आती है। तो जो गाय माता खाती है उसके रेसिड्यू, उसके गोबर, गौमूत्र, दूध, घी सब में आते हैं। तो गाय माता को क्या खिलाना वो बहुत मैटर करता है। तो मेरी विनती है कि आपको अगर अच्छा स्वस्थपूर्ण रहना तो गाय माता को अच्छा खिलाइए। वो अपने आप नैनो फॉर्म में, सुपाच्य स्वरूप में, दूध के स्वरूप में, गौमूत्र और गोबर के स्वरूप में आपको उपलब्ध होता है मित्रों। तो इसी प्रकार आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि पानी पीने की जो भी व्यवस्था है या भोजन की व्यवस्था है, देखिए हम बताते हैं कि आप मत तय करिए कि वो कब खाए। अगर आपने खुद को एक हफ्ता बांध लीजिए और सोने की थाली में भोजन करके देखिए जरा, तो पाचन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं, आपका दिमाग भी पूरा स्ट्रेस से भर जाएगा। उसी प्रकार जब गौ माता को हम बांध के रखते कंटिन्यू तो उनको दिक्कत होगी। तो इसीलिए कभी भी हमने कहता है ऐसा शेड बनाइए, भले छोटा बैम्बू का शेड रखे लेकिन उसको खुला छोड़िए। लेट देम डिसाइड, उनको तय करने दीजिए कब खाना, कितना खाना। वो कभी ज्यादा नहीं खाती है, 2-3 दिन ज्यादा खाएगी, तीसरे दिन उनको पता होता है मुझे मिलना होता है और उनको पूरा देना भी है, वो ज्यादा नहीं खाती। तो वो उनकी मर्जी से अलग अलग सीजन में, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग क्वांटिटी का खाने का उनका मन होता है। तो बहुत सरलता से वो भोजन खा लेती है, पानी पी लेती है, फिर उनको चलना फिरने की इच्छा होती है तो चलना फिरना हो जाता है, तो पाचन अच्छा होता है उनका, फिर उसकी खुरेट ठीक रहती है। उनको एक जगह पे बैठने की भी इच्छा नहीं होती, अलग अलग जगह पसंद करती है। तो ये बहुत अच्छे से जब वो चुन सकती है कि क्या खाना पीना, समय चुन सकती है, बैठने की जगह चुन सकती है, किसके साथ बैठना, उनके ये अंदर भी मित्रता होती है अलग अलग गाय माता की। तो देखिए आप हमेशा गाय माता बैठेगी एक दूसरे के नजदीक नजदीक बैठेगी। तो वो जब सारा चीज चुनती है तो बहुत आनंद पूर्वक वो रह सकती है। तो उसके बहुत बड़े प्रभाव होते हैं दूध के ऊपर, उनके मन के ऊपर। तो उनको सुखपूर्वक रखने के लिए ये सारा चीज का आप उपयोग कर सकते हैं। तो रही बात दाने की, तो दाने का भी मैंने बताया कि आप कॉन्सेंट्रेट फीड कम कर सकते हैं। और चुनी के अंदर भी मैंने उड़द, मूंग, तुवेर इसलिए बताया कि आपके एरिया में जो उपलब्ध है उसमें से कोई भी चुन्नी ले सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि यहाँ का जो हमारा प्रोटोकॉल है वही थंब रूल वहां पे लागू पड़ना है। आपके वहां पे क्या उपलब्ध है उस हिसाब से हमने पुस्तक में डाला हुआ कि क्या क्या हिसाब से आप बिल्कुल सरलता से रख सकते हैं। दूसरा एक बात है कि गाय को कैसे सिलेक्ट करना, नंदी को कैसे सिलेक्ट करना और कौन सी नस्ल करना है। कि जैसे एक बनी हुई घटना ही मैं बताता हूँ कि महाराष्ट्र से संगमनेर से माननीय प्रशांत जी आए थे, तो बोले कि गोपाल भाई कौन से भी प्राइस में गिर दे दो या दिला दो, आपके जैसी सेवा करेंगे। हमने बोला देखो वहां की माँ ने हजारों साल आपको पाला है, आपके पूर्वजों को पाला है, तो वो नस्ल को करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने बोला बात तो एकदम सही, लेकिन हमारी इतनी छोटी है, दिन का 1.5 लीटर दूध देती, इकोनॉमी कैसे होगी। मैंने बोला बात तो सही है, लेकिन मेरा आत्मा कहता है उनको अच्छा भोजन देंगे वो बिल्कुल बदलेगी अपने आप को। होता क्या है, जर्सी गाय और गिर को हम वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं और वहां की लोकल नस्ल को हम रखड़ती छोड़ते हैं, फिर तुलना करते हैं। और वो बहुत सज्जन बंधु है, उन्होंने प्रयोग किए हमारी पैटर्न से
एक ही साल में वही 1.5 लीटर वाली सारी डांगी 4 लीटर पे चली गई। खाना कितना खाया गिर के सामने? सिर्फ 30%। तो एक गिर के खाने में 3 डांगी बढ़ गई, 3 का मिलके 12 लीटर दूध हो गया। और पूरे गुजरात में गिर का एवरेज 8 से 10 लीटर है, उससे भी आगे वो चली गई। तो डांगी जो नस्ल है, ये प्रशांत भाई का ये फोटो है, और उनकी डांगी आज अभी धीरे धीरे करके 8 लीटर तक भी चली गई कोई कोई डांगी। तो बिल्कुल आप इस प्रकार उनको मस्टेटाइज की दिक्कत नहीं है, गिर को है आंचल के रोग, उनको प्रोलेप्स के केसेस नहीं, गर्भाशय बाहर निकलने की, उनको वहां पे सस्टेन कर जाती है, ज्यादा बारिश हो कुछ भी हो। रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी है, तो डॉक्टरी खर्चा कम है। तो ऐसे कर करके हमने 20 नस्लों पे काम चालू कराया। तो सभी माताएं अच्छी है, मनुष्य के अंदर कमी है। तो हजारों साल के हमारे पूर्वजों की जो मेहनत है, अपनी स्थानीय नस्ल है, उनको बचा लें। और वैसे भी गौ कृपा अमृतम की पूरी पद्धति में हमने तो दूध को बाय प्रोडक्ट ही बना दिया है, गोबर को ही मुख्य प्रोडक्ट बनाया है। तो गोबर, गौमूत्र, दूध सभी भारतीय देशी गौवंश का अच्छा है। हुआ क्या है कि गिर का प्रचार ज्यादा हो गया है, शाहीवाल का प्रचार ज्यादा हो गया है। तो गिर के दूध का गुण जैसा ही दूसरे देशी गौवंश का भी गुण है। तो कभी भी अपनी स्थानीय नस्ल को अपमानित न किया जाए, मेरी एक विनती है। मैंने 20 नस्ल पे काम कर चुका हूं और सभी माताएं अच्छी है, अपने स्थानीय नस्ल को किया जाए। गिर गुजरात से बाहर गई है, 80% गौशालाएं फेल है, और जो सक्सेस भी है वो भी लॉन्ग टर्म पे शेप बदलती है। तो जो गुजरात में परफॉर्मेंस होगा वो वहां पे कभी नहीं हो सकता है। जैसे राजस्थान के अंदर थरपारकर करके गौ माता है, जो पाकिस्तान की बॉर्डर के नजदीक लगता है, पूरा रण विस्तार है, रेगिस्तान है। तो 3-3 दिन पानी नहीं मिलता है, तो भी हवा में से वो भेज सोख के दूध दे देती। वो गिर कभी भी वहां जाके नहीं कर सकती, और थरपारकर गुजरात में आकर के वो परफॉर्मेंस कभी नहीं कर सकती। तो बहुत हजारों साल की मेहनत है हमारे पूर्वजों की। आजादी के समय लगभग 101 नस्ल थी ऐसा कहते थे, अभी भी 40 के करीब करीब है। तो अपने अपने एरिया में सभी अपनी देशी गौवंश को बचा लीजिए, ये मेरी 2 हाथ जोड़ के सबको विनती है कि अब तक जो हुआ कोई बात नहीं, जो गिर ले चुके वो भी उनको पाले, लेकिन नया एक्सपांशन जो भी करना है तो वहां की लोकल नस्ल के द्वारा ही करना चाहिए। अपने अपने एरिया में अपनी नस्ल सबसे श्रेष्ठ परफॉर्म करती है ना। ओंगोल को सब बताते सिर्फ बुलोक का नस्ल है ओंगोल, और दिन का 1.5 लीटर 2 दिन बताते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। एक बुजुर्ग ने आके मुझे बताया था, 90 साल की उम्र थी उनकी, कि गोपाल जी मैंने मेरी नजर के सामने 15 से 20 लीटर ओंगोल को देखा हुआ था। तो हमारी कुछ कमी रह गई कि हमने संवर्धन अच्छे से नहीं किया। जैसे डांगी में इन्होंने 8 लीटर तक पहुंचा है, तो अभी डांगी के लिए उनके पास वेटिंग में रहते हैं नंदी के लिए। तो हमारे यहाँ पर भी जब हम जन्मे हुए सारे नंदी बुक है, तो हमारे यहाँ पे कैसे संवर्धन करना है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहली बात देसी नस्ल करना है। दूसरा, संवर्धन कैसे करना है। जैसे हमारे यहाँ पे 18 पेडिग्री की गौ माताएं हैं, भावनगर के राजा के वंशज है, मोरबी राजा के वंशज है, जूनागढ़ नवाब के वंशज है। तो सबके नंदी अलग अलग रखते हैं हम। ये नंदी की बछड़ी दूसरे वाड़े में जाएगी, दूसरे की तीसरे में जाएगी, तीसरे की चौथे में जाएगी। तो न इनब्रीड होगा न क्रॉस ब्रीड होगा। तो ये पूरा डिटेल हमने पुस्तक में डाला हुआ है। तो जब इनब्रीड होता है, कभी पिता पुत्री या भाई बहन में शादी नहीं हो सकती है, आनुवंशिक रोग भी बढ़ेंगे और बहुत बड़ा पाप भी लगेगा। तो इसी प्रकार गाय माता के अंदर भी संवर्धन का ध्यान रखना होता है। तो उसी प्रकार हम करते हैं। तो ब्राजील के चक्कर में नहीं जाना, दे डिड इनब्रीड, चेन ऑफ इनब्रीड करा हुआ है। तो वो लॉन्ग टर्म पे डीएनए डिटोरिएशन ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे सुपीरियर पहुंच सकते हैं, तो वो शास्त्रोक्त पद्धति से संवर्धन होना चाहिए। पहले के हमारे गुजरात के गांव में एक पद्धति थी कि हर गांव में एक अच्छा नंदी होता था। 3 साल के बाद ये नंदी दूसरे गांव में जाता था, दूसरा तीसरे में जाता था। तो इनब्रीड क्रॉस ब्रीड नहीं होता था, बहुत ही अच्छे से उनका मेंटेन होता था। तो और डीएनए सुपीरियर होगा, आनुवंशिक रोग नहीं बढ़ेंगे और गुणवत्ता वाली नस्लें पैदा होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारे यहाँ पे मेजर गायों के 5 पीढ़ी के रिकॉर्ड है, कोई कोई गौ माताओं के 15 पीढ़ी के रिकॉर्ड है। हम कॉन्फिडेंटली दे सकते बछड़ा, जाओ आप उपयोग करिए, आपकी अगली जनरेशन सुधरेगी। तो हमारे यहाँ पे जन्मे हुए सारे नंदी बुक्ड है अभी, जिसका जन्म नहीं हुआ वो 300 से ज्यादा एडवांस बुकिंग है अभी। तो पूरा फ्री चेन है, 250 सेंटर हमारे फ्री चल रहे हैं अभी, कि जो नंदी है, एक नंदी 100 को फड़ू करेगा, 100 की अगली पीढ़ी अच्छी होगी तो लोग अच्छे से रख पाएंगे। तो आज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो बातें होती है, तो सक्सेस रेशियो कितना है? 30%। 50 साल से मेहनत कर रहे हैं, 30% सक्सेस रेशियो है। तो कभी कोई कोई गौ माता साइलेंट हिट आती है तो कोई उसको पहचान नहीं पाएगा। और कभी भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जब गन अंदर जाती है, तो गाय देखिए, कहीं पर गाय को यहाँ मुखी बैठी तो यही चमड़ी हिलाएगी, यहाँ बैठी तो यही चमड़ी हिलाएगी। तो उसके अंदर वो क्षमता है।
तो कभी गाय हिल गई तो उसकी अवरी में थोड़ी गठन होगी तो हमें पता भी नहीं चलेगा और इनफर्टिलिटी चालू हो जाएगी। उसी प्रकार अंदर गन गए और वहीं पे सिर्फ अवरी उसने हिलाया तो वहां पे गठन होगी तो हम कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो नंदी के द्वारा 90% सक्सेस रेशियो है। तो हमारे यहाँ पे नंदी ही एक एक वाड़े में रहते, उनको एग्जैक्ट 2 दिन पहले पता चल जाता कि ये गौ माता हिट पे आने वाले थे, एग्जैक्ट समय पे फल्लू होती है और उसके सक्सेस रेशियो 90% है। तो नंदी वो गाय माता का अधिकार है और एक दूसरे का अधिकार है। तो नंदी के द्वारा ही संवर्धन होना चाहिए और अच्छा नंदी ही सिलेक्शन करना चाहिए। तो बिल्कुल इस प्रकार के नंदी, एक नंदी 100 को करेगा, तो इसलिए हमारी फ्री चेन चलती है पूरी। जैसे 2 आदिवासी बंधु के वहां पर भी इतनी श्रेष्ठ नस्लें पैदा हुई है, तो नंदी बहुत बड़ा आधार है। तो नंदी चयन करने के समय क्या ध्यान रखना चाहिए वो डिटेलिंग हमने पूरा इस पुस्तक में दिया हुआ है कि गौ माता सिलेक्शन करने के समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं कुछ चीजें बताने का एक बार प्रयत्न करता हूँ कि जैसे ये नंदी है, तो नंदी के लिए जब यहाँ उसकी भंवर होती है तो जितनी सर के ऊपर भंवर आई उतना ज्यादा अच्छे लक्षण है। यहाँ भंवर होती है तो जितनी उसकी कंध के नजदीक भंवर है उतना ज्यादा अच्छा लक्षण है। इसकी कंध पे भंवर आती है उसको छत्रपति बोलते हैं, तो वो बहुत रेयर ऑफ द रेयर होता है, बहुत कम होता है। उसकी चमड़ी जितनी पतली उतनी ज्यादा अच्छी बात होती है। उसका जितना पेट यहाँ से भरावदार वो ज्यादा अच्छे गुण का एक निशान है। उसी प्रकार ये जो जितना स्लांट रहेगा वो ज्यादा अच्छा है, ये उल्टा नहीं होना चाहिए। ये जो पीछे का पोर्शन है ये उसकी जगह पे जितना सीधा रहेगा उतना ज्यादा अच्छे लक्षण की एक बात है। पूंछ ऊपर से आते आते जितनी पतली हो जाए नीचे मोटी, उस हिसाब से हम ज्यादा अच्छे लक्षण के लिए आप सिलेक्शन नंदी बन जाएंगे। तो उस हिसाब से नंदी के चमड़ी का जो है जितना पतली चमड़ी उतना ज्यादा अच्छा है, उसकी खुर जितनी सिमेट्रिकल उतना ज्यादा अच्छा परिणाम रहता है उसका। उसी प्रकार वो नंदी की माता का दूध कितना था, नंदी के पिता की माता का दूध कितना था, कितने लैक्टेशन का उसने काम किया हुआ है, लैक्टेशन पीरियड कितना लंबा है, रोग प्रतिकारक शक्ति कैसी है उसके माता पिता की, ये बहुत सारा चीज जानने जैसा होता है कि ये काफी चीजें आनुवंशिक रोग में आती है, काफी चीजें आनुवंशिक नहीं होती है। तो उस प्रकार नंदी को कैसे सिलेक्ट करना, ये पूरे भारत भर में वो कैसे लागू पड़ सकता है, कुछ कॉमन चीजें हमने इस पे लागू करने का प्रयत्न किया हुआ है। जैसे हमने बता रहे थे कि भाई यहाँ जितना ये सीधा रहेगा उतना अच्छा है, या इतना झुका हुआ ये साइड में झुका हुआ अच्छा है, ये उल्टा झुका अच्छा नहीं है, ये जितना कम झुका है उतना ज्यादा अच्छा है। ऊपर से पूंछ आते आते जितनी पतली हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पैर और पेट को जुड़ती हुई जितनी चमड़ी ज्यादा जुड़ती उतना ज्यादा अच्छा है। टेस्टिकल उसका प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ मुतान से एग्जैक्ट यहाँ पे भंवर नहीं होनी चाहिए, वो एक अच्छी निशान नहीं होता है। तो मुतान जितना ऊपर उतना ज्यादा अच्छा है, तो नहीं तो उनको आगे दिक्कत आएगी फर्टिलिटी में। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं, ये जुल जितनी अच्छी है उतना ज्यादा अच्छा है। और एक चीज कहते हैं कि भाई ऊपर की कंद नहीं है और जुल नहीं है वो देसी गाय नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पुंगनुर गाय माता जो दक्षिण भारत में है, वेचूर जो केरल के अंदर है, उत्तर भारत में बद्री नस्ल है जो हिमालय के अंदर, उनको आप देखेंगे तो खुंद दिखेगी ही नहीं, ऑलमोस्ट इसकी गल कंबल भी नहीं दिखेगी, तो वो थोड़ी विदेशी हो जाती है, वो छोटी नस्ल है, उसके अंदर वो जितना ज्यादा अच्छा है ऐसा बोलना हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि हम अनजाने में हमारी गौ माता को शायद अन्याय नहीं कर दे, वो भी देखने के जैसी बातें हैं। तो इसी प्रकार आप जब गाय माता को सिलेक्शन करते हैं तो गाय का एक मेरा एक खास विनती है कि जो उसका अडर स्ट्रक्चर जो है यहाँ से अगर टूटा हुआ और जो ब्याने के समय यहाँ तक टच हो जाता है तो उनको दिक्कतें होनी है, वो पैर में भी उसका कटेगा और अगली जनरेशन में वो आता है, ट्रांसफॉर्म होता है वो नंदी के द्वारा। तो पूरी अगली जनरेशन ऐसी होगी कि ग्वाला थक जाएगा और गाय भी 3 लैक्टेशन के बाद ऑलमोस्ट वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगी, या मस्टेटाइज से लेकर के बहुत फाइब्रोसिस से लेकर सारी दिक्कत होनी होती है। तो इस प्रकार क्या सिलेक्शन करना वो बहुत मैटर करता है कि अगली पिछली जनरेशन कहीं पर भी क्रॉस ब्रीड नहीं होना चाहिए। तो गिर है तो गिर का ही नंदी होना चाहिए, अगर शाहीवाल है तो शाहीवाल का ही नंदी होना चाहिए। तो 2 देसी नस्ल को भी मिक्स मत करिएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जो ध्यान में रखने वाली बात है कि जिससे हमारा अगली जनरेशन का बहुत बड़ा आधार रहता है। तो मेरी विनती है कि ये पूरा सूक्ष्म दृष्टि से जब अभ्यास करेंगे तो आप आपकी नस्ल में अच्छे से अभ्यास करके आगे और अच्छे से काम कर सकते हैं। और जब से हम जागे तब से सवेरा, तो आज तक आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए कोई बात नहीं, आज से शुरुआत कीजिए। हमने गौशाला की डिजाइन भी इसमें डाली हुई कि किस प्रकार कौन सी दिशा में पवन आने चाहिए, क्या करने चाहिए। तो जितना हमें छोटी सी समझ गाय माता ने इसके विषय में हमारे हिसाब से थोड़ी उन्होंने जो दी है, हम आपको ट्रांसफॉर्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
बाकी तो अगर हम सच स्वीकार करें तो सबको ये गौशाला अच्छी लगे, लेकिन हमारे को जहाँ पे भी सेवा करनी वो 5% भी नहीं पहुंचे। लेकिन हर एक गाय को मिलना चाहिए। जैसे मैं अभी नहीं मिल पा रहा हूँ क्योंकि बहुत किसानों को कांटेक्ट रहता है, हर रोज विजिटर्स रहते हैं, तो पहले हर रोज गाय माता को मिलना होता था। हर एक गौ माता के नाम है यहाँ पे। 5 दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के वही बच्चा दूध पीने के लिए आता है। तो ईश्वरी तत्व है। मैं कौन से 5 दिन के बच्चे या 10 दिन के बच्चे को ट्रेनिंग दे सकता हूँ? तो उसका बहुत सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जो भी किसान बंधु है अपनी गाय माता को प्रेम बढ़ाए। कोई ऐसा कहते कि हमारी गाय गुस्से वाली है, गिर जैसी नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा देखो, स्वभाव थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन गुस्से वाली गौ माता को आप बांधेंगे ना तो ज्यादा गुस्सा शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। जितना गुस्सा उन्होंने ज्यादा किया उतना हमें प्रेम ज्यादा करना है। उसके ऊपर हाथ घुमाइए, उसको प्यार से बुलाइए, उनको अच्छे से अपने हाथों से खाना खिलाइए, वो आपकी बन जाएगी। और हकीकत में ये जो प्रेम कर सकते हैं ऐसा दुनिया में कोई नहीं दे सकता है आपको, क्योंकि इनकी कोई कंडीशन नहीं होती, इनकी कोई शर्तें नहीं होती है। तो वो आप महसूस करेंगे कि आपको आध्यात्मिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार की जो भी गति करनी है वो गौ माता बहुत सरलता से करवा सकती है। लेकिन वो सुख पूर्वक रखे तब। दूधारी तलवार है मित्रों, कि परेशान हुई तो ऐसा एक भी दुख भी नहीं है, और खुश हुई तो ऐसा पुण्य भी नहीं है। तो बड़े बड़े राजा को भी गाय माता का सेवा बहुत दुर्लभ होता है, और जिन्होंने भी किया तो आपको सभी को, मैं वो विश्लेषण में तो अभी नहीं जाऊंगा, राम भगवान के पूर्वजों ने कैसे सेवा करी थी वो सभी को पता है ऑलमोस्ट, कि किस किस प्रकार जिन जिन ऋषि मुनियों ने जो गौ माता की सेवा करी। तो हमें आध्यात्मिक पक्ष भी नहीं भूलना है, लेकिन हमें दम्भ नहीं करना है। आध्यात्मिक पक्ष तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे एक नहीं हजारों दाखिले हैं कि जिनके द्वारा भारत में ईश्वर का जो भी अवतरण हुआ उनके आगे पीछे कुछ ना कुछ गाय माता का रोल है। पृथ्वी माता भी गाय का स्वरूप लेकर के ही जाती है। तो गाय माता सबसे श्रेष्ठ बोला गया है पूरे विश्व में। तो बिल्कुल हमें उसका आध्यात्मिक महत्व भूलना बिल्कुल नहीं है। तो हमें बैलेंस रख के चलना है, आध्यात्मिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व, आयुर्वेदिक महत्व जो रहता है, आर्थिक पक्ष को भी थोड़ा हम जब कृषि के साथ जोड़ेंगे तो सरलता से कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब सभी एंगल से आप देखेंगे माता को तो आपको अलग अलग पक्ष सूझने लगेंगे। और अतुलनीय तत्व है। जैसे उसका चारे का आप एनालिसिस करेंगे, उसके अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स नहीं आते हैं, सिल्वर के पार्टिकल्स नहीं आएंगे, ऑलमोस्ट पानी के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन उसके शरीर में कुछ और अभ्यास, अभी कैसे, कभी कोई अभ्यास से कैसे पहुंचेगा मुझे पता नहीं, लेकिन उसके गोबर, गौमूत्र, दूध में उसका प्रवाह चालू रहता है, और इतने नैनो फॉर्म में कि वो सीधा अवेलेबल फॉर्म में हो जाता है। अगर सुवर्ण भस्म है तो जिसका पाचन ठीक नहीं, वो पचा नहीं पाएगा कभी भी। लेकिन इसके अंदर इतने नैनो फॉर्म में है कि सुवर्ण का पार्टिकल्स हो या रजत का पार्टिकल हो, सीधा अवेलेबल फॉर्म में चला जाता है। तो इसीलिए दूध को संपूर्ण आहार बोला है। मैंने कल दूध के विषय में कुछ बातें छेड़ी थी, लेकिन बात यह है कि ये क्या है कि उनके शरीर में क्या प्रक्रिया बनती है कि वो दुनिया की अतुलनीय चीजें गोबर के स्वरूप में दे देती है, 5100 कंपाउंड गौमूत्र के स्वरूप में दे देती है, दूध के स्वरूप में दे देती है। तो हमें अच्छे से अच्छे उनकी जितनी सेवा करेंगे उतना ही हमारा सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, अध्यात्म अलग लेवल पे हम पहुंच पाएंगे और देश को अलग लेवल पे लेके जाएंगे। देखिए मित्रों, मेरी एक बात है कि राजीव दीक्षित जी कहते थे कि आज से 200 साल पहले अभी का जो हाईएस्ट उत्पादन है वो तभी की एवरेज थी। और आज हमने महसूस किया कि जिन जिन जगह पे प्रॉपर बैक्टीरिया और गोबर का ज्यादा उपयोग हुआ तो वहां पे पहुंच गए, क्योंकि उस समय बड़ी मात्रा में गाय माताएं थी, जनसंख्या कम थी, जंगल बड़ी मात्रा में थे, जमीन छोटी थी और बड़ी मात्रा में गोबर पड़ता था। तो गुणवत्ता वाला चीज सब पैदा होता था। दुनिया की 33% इकोनॉमी थे हम। तो हमारे यहाँ से चावल एक्सपोर्ट होता था, मरी मसाले एक्सपोर्ट होते थे, कपास एक्सपोर्ट होता था, घी एक्सपोर्ट होता था, गुड़ एक्सपोर्ट होता था। तो शुभ लक्ष्मी आती थी। आज मांस निर्यात करके एक्सपोर्ट करके पैसा आएगा, वो क्या शुभ लक्ष्मी हो सकती है? इंडस्ट्री बिल्कुल अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन हानिकारक जो इंडस्ट्री है प्रकृति को, वो हमें टालना चाहिए। और हमारा देश वापस किसान के आधारित पे ही खड़ा होना चाहिए। उसके आधारित पे हम हजारों साल श्रेष्ठ रहे। तो आज भी हमारे पास ही देशी गौवंश है ज्यादा से ज्यादा, उनके गोबर से श्रेष्ठ चीज पका के हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, और बाकी का अच्छा चीज एक्सपोर्ट करके हम क्यों नहीं कमा सकते? तो उसके आधार पे दुनिया के अंदर वापस श्रेष्ठतम हम काम कर सकते हैं, शुभ लक्ष्मी वापस आ सकती है। और जब शुभ लक्ष्मी और सात्विकता के आधार पे जब विकास होता है, वही शाश्वत विकास होता है, वही ईश्वर को प्रिय है, ऐसा विकास होता है। तो मेरी विनती है कि जिन जिन को जो भी चीज अच्छी लगे एक दूसरे का मक्खन बांट के चले। आज देखिए अंदर अंदर के झगड़े के चक्कर में विदेशी लोग फायदा लेंगे, इतनी बड़ी बड़ी लॉबियां है,
कि हम सोच नहीं सकते वो क्या क्या कैलकुलेशन से क्या क्या प्रोपोगेंडा पूरे वर्ल्ड में चलाते हैं। तो हम उनके मसल्स पावर है, उनके पास मनी पावर है, उनके पास पॉलिटिकल पावर होते हैं अलग अलग जगह पे, पूरी वो वर्ल्ड वाइड की एक अलग रचना है। लेकिन उसके अंदर हम एक ही काम कर सकते हैं कि जैसे कोरोना के अंदर आयुर्वेद कितना अच्छे से काम किया, हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी, वही रास्ता है। वही सेम पैटर्न हमें काम करनी है हर एक जगह पे, हमारे घरों में से, हमारे दिमाग में से दंभ निकालना है। जैसे लंपी के विषय में मैं बात करूं, तो बिल्कुल चिंतन जी ने जो बात कही थी मैं विषय रखना चाहूंगा। लंपी में हम 4 साल से काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत विजिटर्स होते हैं। तो पहले भी 1-2 बार छोटी असर आई थी गौ माता को, तो हमने बैक्टीरिया गौ कृपा अमृतम छिड़का। आज जो चिचड़े जो गाय को चढ़ते हैं, तो बैक्टीरिया आप छिड़केंगे, उस पर पोछा लगाएंगे, तो 1 हफ्ते के अंदर धीरे धीरे निकल जाते हैं। तो जो वनस्पति पे गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया काम कर रहा है, वही बैक्टीरिया जब स्प्रे करते हैं तो पैथोजेंस जो होते हैं उसको सप्रेस फॉर्म में डाल देता है। तो लंपी के अंदर उसका मल्टीप्लिकेशन तुरंत रोकता है। जब ये बैक्टीरिया और 36 औषधि का एक हमने कॉम्बिनेशन बनाया, देने के बाद तुरंत दूसरे तीसरे दिन ही नया केस आना लगभग ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, और 70% तक जो डैमेज है वो रिकवर हो जाता है। लेकिन बहुत क्रिटिकल स्थिति में उसका मुश्किल है या धीरे धीरे होगा। तो हमने 25,000 गौ माता से ज्यादा में प्रयोग कर चुके। तो 130 रुपए किलो ही वो औषधि हम सेल करते हैं, और कल्चर तो बिल्कुल गौ कृपा फ्री है, और लगभग 8 टन से ज्यादा तो हम फ्री दे चुके हैं अलग अलग जगह पे, जो गांव में अच्छे लोग काम करते हैं। तो बिल्कुल लंपी के अंदर क्या हर एक में 1 घंटे में एक वीडियो छूटता है। तो मेरी एक विनती है कि कभी भी अंधा प्रचार नहीं करना कि परिणाम लिया हुआ है क्या, परिणाम लेने के बाद तुरंत आप स्प्रेड करिए, कोई बात नहीं, सबकी अच्छी भावना होती कि अच्छा कार्य हो। एजम्पशन के ऊपर हम कोई भी प्रचार करते उसमें गाय का या मनुष्य का हानि हो सकता है। तो जितना ठोस तरीके से आपने अभ्यास करके जो प्रचार किया वो स्ट्रांगली जमीन के ऊपर उतरता है और बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो अच्छी मात्रा में इसके प्रयोग हमने किए हुए हैं, और 25,000 से ज्यादा हम लोग ने गाय माता के अंदर, ये पिछले 1.5 महीने में हमारा पूरा मनुष्य का फार्मेसी ऑलमोस्ट बंद है। पूरा फार्मेसी में गाय का औषधि कंटिन्यू बंद रहा है। जो भी हमारे एक दूसरे के ऊपर विश्वास है वो लोग कंटिन्यू औषधि मंगवा रहे हैं, और हम इस पे काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है लंपी के अंदर, जैसे मनुष्य के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाना था कोरोना के अंदर, सेम पैटर्न गाय माता के अंदर है। होता क्या है, चारा अच्छा नहीं है, दाना अच्छा नहीं है, इम्यूनिटी डाउन है, और कोई भी नया वायरस अटैक किया तो वो एंटीबॉडी बनाने के लिए वो तैयारी नहीं होती है। लेकिन आपने अच्छा न्यूट्रिशन दिया, मोरिंगा दिया, उनको अच्छा भोजन दिया, प्यार से रखा है, दुआ कर रहे हैं माखी मच्छर के सीजन में, तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो नया वायरस जब भी इंट्रोड्यूस होता है तो एंटीबॉडी बन जाती है। तो जब आप वैक्सीनेशन करते हो तब वही चीज होता है। आज हम पंचगव्य पीते थे, वो क्या था, तो नेचुरल स्वरूप में वैक्सीनेशन ही था। उसके अंदर गुड बैक्टीरियाज भी है गोबर के, और अंदर पैथोजेंस भी है। जब पैथोजेंस अंदर गया तो हमारे शरीर को एंटीबॉडी बनाने की प्रैक्टिस होती थी, उनके साथ रहते थे हम। तो यज्ञ से पहले पंचगव्य पीना, पंचामृत पीना पूजा में, ये सारा चीज हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत अच्छे तरीके थे, और प्रसाद भी और सात्विक भी होते। तो इसी प्रकार गाय माता को भी जब हम अच्छे से उनका बैलेंस आहार देते हैं, मनुष्य हो, गौ माता हो, वनस्पति हो, सबको बैलेंस आहार चाहिए और पाच्य स्वरूप में चाहिए। तो जब उस प्रकार का उनकी प्रक्रिया रहती है तो एंटीबॉडी बनाने की उनकी प्रैक्टिस रहती है, तो नेचुरल स्वरूप में उसको वैक्सीनेशन हो जाता है। तो बिल्कुल हमने ये प्रयोग किए हुए और बहुत अच्छे सुंदर परिणाम है। यहाँ पे 3 गायों को जो पिछले साल भी असर आई थी, इस साल आई थी, तो हमने उसको आइसोलेट ही नहीं किया। आइसोलेट करना चाहिए लेकिन किया ही नहीं, और दूसरे को भी नहीं आया। तो वो मैटर करता है कि हमारी इम्यूनिटी और गाय माता की इम्यूनिटी कैसे बढ़ा के हम इस आज काल में, क्योंकि अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के वेपन्स बन रहे हैं, जो बायो वेपन्स बनेंगे भविष्य में, तो उनके प्रति हमें अगर हमारी रक्षा करनी है पूरे देश में, तो धीरे धीरे गाय माता के पंचगव्य और उनके नजदीक जाना पड़ेगा, हमारे शरीर की क्षमता को समझना पड़ेगा। तो हमारे गुरुकुल के 2 बच्चे भी 16 साल के भी कोरोना के काफी पेशेंट के बीच में जाकर के काम करके आए थे। तो जब उनको निर्भयता है, क्षमता बढ़ाई उनकी, उनको उनके सिस्टम का पूरा पता है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना, तो बिल्कुल इसके बहुत सारे पहलू का हम लाभ ले सकते। और आखिरी चीज में कह के थोड़ा प्रश्नोत्तरी का विषय रखेंगे, क्योंकि मैंने काफी समय ले लिया है, कि हमें दंभ से बहुत बाहर निकलने के लिए लोगों को बोलना पड़ेगा। आज देखिए हर घर में शास्त्र भरे पड़े हुए हैं, हर घर में हमारे आजादी के गड़बैये की बात है। लेकिन एक अच्छी चीज हुई इस साल कि हर बार क्या करते थे हम, आजादी में 2-3 लोगों को, 5 लोगों को याद करते थे, लेकिन लाखों लोगों ने बलिदान दिया तब हमें आजादी मिली हुई, और कई साल का संघर्ष रहा है। तो अगर उन लोगों ने जिन्होंने बलिदान दिया है उनका अपमान नहीं होना चाहिए। जैसे हम स्वदेशी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें तो उनका सम्मान होगा।
हम गाय माता को अच्छे से रखेंगे तो उनका सम्मान होगा। अगर हमने गाय को हानि करी, वो कहते थे कि आजादी जितना ही महत्व गाय की रक्षा होना है। आज गाय इस हालत में है तो हमें, अगर हमने नहीं संभाली तो उनका अपमान ही है। हमने एजुकेशन के अंदर हमारी मातृभाषा और हमारी संस्कृति को और हमारे घर में परंपरा को नहीं मेंटेन किया तो वो उनका अपमान ही होगा, क्योंकि जिन्होंने हम पे राज किया उनका हम हमारे अंधा अनुकरण करके कैसे उनको सम्मान कह सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे आचरण में सारी लानी है बातें। तो गाय माता की हम बातें करेंगे लेकिन घर से निकाल देंगे, बैल को निकाल देंगे ट्रैक्टर आने से, तो हमें दोष लगेगा। तो धीरे धीरे करके उसके सही उपयोग हमें समझना है और उसको डिसेंट्रलाइज जब करेंगे तो हमारे पूर्वज और हम जिन्होंने जो बलिदान दिया वो सच में खुश होंगे। काफी आदिवासी है जो पेड़ को बचाने के लिए भी लिपट के गए और पूरे कट गए थे। तो उन सभी को मैं हृदय पूर्वक यहाँ से वंदन करता हूँ और हमें उनको याद रखना चाहिए और हमारी अगली पीढ़ियों को भी ये संस्कार बचपन से देना चाहिए कि आपको कर्मनिष्ठ बनना है, पल पल न्याय करना है। धर्मनिष्ठ का मतलब एक एक पत्ते को तोड़ने से भी पहले हमारे गुरुकुल में बच्चे आमंत्रण मंत्र बोलते हैं, और पत्ता तोड़ने से आमंत्रण मंत्र बोलने से भी पुराने हो जाता है। उसका सेवा भी करना है, पीछे पानी देंगे, हम पीछे ये देंगे, तो औषधि का उपयोग करके भी हमें भूल नहीं जाना है। तो गौ माता का दूध पी करके हमें भूल नहीं जाना है। जैसे लंपी के अंदर क्या हुआ, काफी वीडियोस ऐसे घूम रहे कि दूध सब लोग फेंक रहे हैं, दूध पीना बंद कर दिया। अरे भाई, अभी तो गौ माता के साथ खड़े रहने का समय है। सगी माँ 1 साल दूध पिलाती है, ये माँ 99 साल हमें बाकी के पालती है, तो उनके साथ खड़ा रहने का समय है। हम इतने स्वार्थी नहीं बन सकते। तो इसीलिए यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की और यहाँ की सबकी भाषा हमें एक बनानी पड़ेगी, और यही हमारी अगले जनरेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो भारत को हमें पुनः विश्व गुरु बनाने को समय नहीं जाएगा। तो आधुनिक में से भी मक्खन स्वीकार करें, पुराने से भी मक्खन ले ले, आधुनिक में से भी गड़बड़ है वो हमें छोड़ना चाहिए, पुरानों में से भी जो हमें झगड़ा करवाता है, हमें भेद करवाता है, तो वो भले कितना भी शास्त्रीय हो, हमें छोड़ना चाहिए। हमें शुद्ध प्रेम की भाषा को लेकर के, गाय माता के संग हो, प्रकृति के संग हो, मनुष्य के संग हो, तो प्रेम की भाषा से अध्यात्म यहाँ से होना चाहिए। और बिल्कुल उस प्रकार सनातन परंपरा से हम लोग बिल्कुल मिलके आगे बढ़ेंगे तो शायद समय नहीं जाएगा पुनः विश्व गुरु बनने के लिए। तो मेरे ख्याल से मैंने काफी समय लिया है, तो थोड़ा प्रश्नोत्तरी अगर करना है किसी को या हाँ आगे। गोपाल जी, हाँ। काफी समय नहीं लिया, बहुत अच्छी तरीके से पिन ड्रॉप साइलेंस से सब लोग, मैं देख रहा हूँ इतने सुन रहे हैं। गोपाल जी, अभी जो मैसेज एक जो घूम रहा है कि फिटकरी जो होती है, फटकड़ी जिसको गुजराती में बोलते हैं, उससे नहलाना, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि फिटकरी के नहलाने के बाद में गाय माता जो हवा में घूमती है वहां पर, तो उसको न्यूमोनिया हो जाने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो कितना फिटकरी से नहलाना चाहिए और कैसे करना चाहिए? क्या ये भ्रमणा है कि क्या, कितना सच है इसके अंदर? थोड़ा सा इसके बारे में आप बता सकते हैं? जी चिंतन भाई, आपने अच्छा बोला कि सही, काफी जगह पे ये प्रश्न आए हैं, निमोनिया हुआ है और दिक्कतें भी हुई है। फिटकरी लाभकारी भी है लेकिन थोड़ा सी मात्रा में कभी ऊपर लगा है और वो ऊपर से थोड़ा थोड़ा शमन शमन करती है, जबकि पूरा अंदर से दिक्कत है उनको। तो जैसे हमारे मनुष्य के अंदर कोई चमड़ी का रोग है तो यहाँ से आप कुछ अप्लाई करेंगे या स्टेरॉइड वाला दवाई दे देंगे, बैठ के वापस उठ के तुरंत आता है और ज्यादा तेज होकर के आता है। तो हम खून का शुद्धि करवाना, पाचन ठीक करवाना, इम्यूनिटी बढ़ाना, वो जब करते हैं तब जब शमन होता है वो अच्छे से समाधान होता है। तो बिल्कुल हम इसी पे मानते हैं कि अंदर से समाधान होना चाहिए। ऊपर से हल्दी, एलोवेरा है, फिटकरी, ऐसे कॉम्बिनेशन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाना है, और ज्यादा अतिरेक कर दिया तो दिक्कत होगा। लेकिन अंदर से समाधान होगा, परमानेंट होगा। काफी जगह पे ऐसा हो कि फिटकरी से थोड़ा सा शमन हुआ लेकिन आपने बोला वो दिक्कत भी बढ़ा है, फिर अंदर से सूजन होकर के उनका खाना पीना बंद हुआ है, पैर में सूजन हो गया है और बड़ी दिक्कतें हुई है। तो बिल्कुल हमें, जब हमने गौ कृपा अमृतम डाल रहे तो साथ में इम्यूनिटी के लिए हमने औषधि बोला, और साथ में नीम के और गोबर के कंडे का धुआं कर सकते हैं, और उसकी भस्म जो है वो उनके फोड़े के ऊपर छिड़क देना। तो भस्म है वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरस का काम करती है। जैसे मनुष्य के अंदर जब वो फोड़े निकलते, चिकन पॉक्स निकलते, तब भस्म छिड़कने का एक रिवाज था। तो उसके बहुत सुंदर परिणाम हमने मिले हुए, और हल्दी के साथ में वो भस्म करके भी छिड़क सकते हैं। और एक गुम्मड़ वेल करके आती है, समुद्र शोध बोलते हैं उसको, विधारा बोलते हैं, उसके पत्ते का चटनी बना के भी हमने लगवाया तो बहुत सुंदर परिणाम मिलते। तो मनुष्य हो, गाय हो, कैसा भी घाव लगा हो, तो वो पत्ते आप जब लगाते हैं तो वो घाव भरता ही भरता है। आपका दो टुकड़ा भी हो गया तो उसको भी जोड़ने की उसके अंदर क्षमता है, वहां तक का वर्णन है।
तो वो फोड़े तो फूट। अवर सवर वेल बोलते हैं, अवर सवर भी बोलते हैं, समुद्र वेल भी बोलते हैं, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके। जी बिल्कुल, उसमें हाँ। आगे का पत्ता जो पार्ट रहता है ना डार्क ग्रीन रहता है। अगर फोड़ा है वो डार्क ग्रीन वाला पार्ट लगाया तो बैठ जाएगा, और उसके नीचे लाइट ग्रीन वाला पार्ट रहेगा वो लगाया तो फूट के निकल जाएगा। और उसी पत्ते की चटनी बना करके भी परिणाम मिलेगा। उसी पत्ते को लपेट दिया तो सूजन कम होगी। उसी को काट के सुखा करके अगर दूध के साथ लिया तो मनुष्य और गाय में दोनों में सप्त धातु पुष्ट होता है। अगर हाथी पका हुआ है तो उसके अंदर गौमूत्र में चटनी बना के लगाएंगे पिलाएंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। तो बहुत हर भारत में हर कोने पे ये उग सकता है। तो गेंदे के फूल के साथ इसका बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन होते, तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब। यस यस। दूसरे जो सवाल जो कल भी आए थे उसमें ऐसा था कि गौशाला के आसपास में कौन से वृक्ष को लगाया जाए, तो वो तो आपने आज बहुत अच्छी तरीके से उसके बारे में बताया। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि मेरे पास में सफेद मोरिंगा के सीड है, बीज है। तो सफेद मोरिंगा जो भी गौपालक को चाहिए तो हम लोग उसको प्रदान करेंगे निःशुल्क, लेकिन वो उसको उगाए क्योंकि उसकी भी आयु 40 साल तक रहती है। सफेद मोरिंगा का भी गोपाल जी आपको पता होगा कि उसका भी एक न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। और नगोड़ भी लगा सकते हैं। कहते हैं कि नगोड़ लगाने से भी, उसकी हवा से भी गौ माता को वात प्रकृति थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि नगोड़ के गुण भी अच्छे हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है नहीं गोपाल जी? बिल्कुल चिंतन भाई, आपने जो बात बोली एकदम सही है। तो मैं सभी बंधुओं को कहूंगा कि ये बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, ये लाभ उठा लीजिए। क्योंकि सफेद मोरिंगा है, फिर कड़वा मोरिंगा एक आता है। तो हाँ। दोनों की मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। आपने खुद खाया, आपके भी बहुत सारे समाधान शरीर के होने। उसके बीज है, जब आपके पास पानी साफ सफाई नहीं उसके अंदर डाल देंगे तो पानी साफ सफाई हो जाएगी। उसका गोंद है, वो दांत में जब चबा के रख देंगे तो दांत का पेन चला जाएगा। और इनके पत्ते आप खाएंगे तो घुटनों के दर्द से लेकर के काफी माइक्रो न्यूट्रिशन की, जो मनुष्य की और गाय की दोनों की डेफिशिएंसी को अच्छे से आपूर्ति होती है। तो बिल्कुल ये दोनों पेड़ आपने जो बताए वो अच्छे से लगा सकते हैं। उसी प्रकार शमी है, जो शनि देव जी का वृक्ष है, वो लगा करके उसके पत्ते गाय को खिलाएंगे तो लिटरली 3 दिन में ही उसका फैट का पूरा परसेंटेज अलग होता है। और एक पेड़ लगने से पूरा आपका जमीन का पूरा ऑरा चेंज हो जाता है। उसके पत्ते हवा में उड़ेंगे, इमली के पत्ते उड़ेंगे, दूसरे पत्ते उड़ेंगे तो आपकी जमीन भी रिच हो जाएगी। जैसे पीपल के पत्ते हैं, बड़ के पत्ते हैं, वो हफ्ते में एक बार थोड़ा थोड़ा गाय को थोड़ा थोड़ा डाल दिया तो बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यू है उसकी। जब आपने पीपल के पत्ते गाय को खिलाए, अर्जुन के पत्ते खिलाए, उसका दूध पिया तो हार्ट पेशेंट के लिए दुनिया की श्रेष्ठ वो दूध बन जाती है। तो इस प्रकार मैं विषय शायद लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैंने बहुत सारी बातें इसमें नहीं करी, लेकिन जो वृक्ष हमने नक्षत्र के हिसाब से पूरा डेटा दिया हुआ है, अगर उस हिसाब से किए तो बहुत सुंदर परिणाम आपको मिलेंगे उसके द्वारा। यस यस यस। और किसी को कोई प्रश्न है तो निसंकोच आपके घर के कोई सभ्य को पूछते वैसे ही पूछ सकते हैं। एक किसी का? और, हाँ क्षमा कीजिए, एक और बात है कि दुर्वा जो श्री गणेश भगवान को माथे पे चढ़ती है, तो जब भी कोई गाय माता खाने के लिए बंद करती है तो उनको दुर्वा देंगे तो अच्छे से खाएगी, उनका काफी रोगों का शमन होगा। तो दुर्वा अच्छे से खिलानी। और जब भी गाय ब्याती है तो एक टिप्स मैं देना चाहता हूँ, बुक में अच्छे से मेंशन है लेकिन वो एक बहुत बड़ा समस्या होता है कि जहर गिरना और गर्भाशय साफ करना। तो आपको क्या करना है कि उसी गाय का आधा लीटर से 1 लीटर दूध ले लीजिए, 15 मिनट में दूध लेना है, 15 मिनट में उस बच्चे को दूध पिलाना है। तो पुरानी मान्यता में नहीं रहना कि जहर गिरने के बाद ही पहला दूध बच्चे को मिले। जितना जल्दी मिलना है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसके अंदर रहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है 15 मिनट में नहीं उठ पाता तो गोद में लेकर के पिला दीजिए, तुरंत वो पाचन सिस्टम उसका एक्टिवेट हो जाता है और उनकी इम्यूनिटी कुछ अलग लेवल की हो जाती है। तो पूरी जिंदगी उसके साथ वो चीजें कुछ रिलेट रहती है। लेकिन वो दूध जो साथ में दो लेना है, और थोड़ा सा दूध, मतलब पूरा नहीं दोना है, जो दूध दोया उसमें से आधे से 1 लीटर एक बाल्टी में ले लीजिए, पानी 1.5 से 2 लीटर ले लीजिए, और कम से कम आधे किलो से 1 किलो गुड़ ले लीजिए, वो मिला के तुरंत उस गाय के सामने रख दीजिए और गाय पी लेगी अच्छे से। तुरंत जहर गिरना बहुत गति से कार्य होता है। तो जब आपने बैलेंस फूड दिया और इस प्रकार की विधि करी तो जहर तो गिरेगी गिरेगी। ऐसा हर रोज सवेरे से शाम करेंगे तो 5 से 7 दिन में उनका पूरा गर्भाशय अच्छे से साफ सफाई हो जाएगी। नहीं तो कभी क्या, हाथ से भी जहर गिराने के समय थोड़ा सा भी टुकड़ा रह गया, इनफर्टिलिटी से लेकर के तकलीफ भी ज्यादा होती है, गाय माता को भी पूरा लैक्टेशन दिक्कतें रहती है। तो ये जब हफ्ते के अंदर ही अगला गर्भ धारण करने का मतलब अंदर व्यवस्था हो सकता है, उतना ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बिल्कुल ये गुड़
और अगर दूध नहीं पिलाना है तो भी तुरंत पानी के अंदर गुड़ मिला के तुरंत पिलाना है। वो पड़ा रहा है तो ठंडक प्रकृति हो जाएगी, तो तुरंत गुड़ है, थोड़ा हल्दी, थोड़ा अजवाइन और थोड़ा सुआ या असेलिया मिला करके उसके अंदर तुरंत पिला दीजिए गाय माता को। तो जहर तो गिरेगी गिरेगी, लेकिन उनका शरीर का, गर्भाशय का साफ सफाई बहुत अच्छा हो जाएगा। ये अतुल मुंद्रा जी ने सवाल पूछा था कि अलग अलग एरिया के गौवंश के बारे में बताया जाए, तो ये तो आपकी पुस्तिका के अंदर मेरे ख्याल से जरूर से बताया होगा कि अलग अलग विस्तार के अनुसार अलग अलग प्रांत की देसी गौवंश के बारे में आपने ऑलरेडी बताया है आपकी पुस्तिका में। जी, हमने कुछ बताया है और कुछ चीजें बाकी है, वो बिल्कुल हम लोग कुछ समय में एक वीडियो उसके बना करके आपको आपके एरिया की ही क्या क्या नस्लें हैं उसके हिसाब से कार्य करने के लिए हम लोग जरूर करेंगे। दूसरा हमारे ही हाँ जी बताइए। और एक चीज कि हमने कल एक मास्टर वीडियो रजू किया है गौ कृपा अमृतम से सरल कृषि का, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो हर कोई उसमें देख सकता है कि गौ कृपा अमृतम से कृषि। तो अभी जो हमने कल बातें करी, और दूसरा भी हम लोग ने अभी 2-3 दिन पहले करना था, तो कल रात को ही अपने कार्यक्रम के समय इसका हमने पुस्तक के साथ में ही रजू कर दिया था। तो बिल्कुल वो वीडियो में डिटेलिंग, जो कोई अगर चूक गए हैं कृषि के विषय को, उसमें डिटेलिंग में कृषि के एक एक पक्ष को अभ्यास कर सकते हैं, और वो मैं लिंक आपको अभी शेयर कर देता हूँ। हाँ जी। और हमारे ही किसी ग्रुप में से एक मेंबर ने बताया है कि जैसे कि अभी उत्तरायण जब 14 जनवरी अभी आएगा आने वाले दिनों में, तो उस समय के दौरान एक वीडियो बनाकर लोगों को दिया जाए, क्योंकि जो शहरों में जो लोग लेते हैं, जैसे कि आपने बताया कि एक ही दिन के अंदर लोगों को पुण्य कमाने की चेष्टा हो जाती है, तो वो गाय माता को जो भी अपने घर में होता है रोटी खिलाते हैं, सब कुछ खिलाते हैं। अभी हर एक लोगों की भावना बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि उनका जो पचने की पाचन प्रक्रिया जिस प्रकार से है, तो जो तैयार किया हुआ खाना वो गाय माता जल्दी से पचा लेती है। तो ये सारी चीजें लोगों को भी पता चले, तो उसके लिए एक वीडियो भी आज की टॉक में से अलग से निकल जाता है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक छोटा सा बाइट उसके बारे में देंगे, छोटा सा क्लिपिंग, तो उसको हम लोग लोगों तक पहुंचाने का भी काम करेंगे, ताकि एटलीस्ट लोग भी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिले उसके बारे में। बिल्कुल, आपने जो बोला इसको कट करके भी आप चला सकते हैं, और आपने बिल्कुल सही बोला है। मैं इसका विशेष एक छोटा सा वीडियो बना के आपको मैं फॉरवर्ड कर देता हूं। और जो खेती का जो वीडियो अभी लॉन्च किया उसका उत्कृष्ट खेती सरलता से कैसे करे गौ कृपा अमृतम प्रशिक्षण वीडियो, ऐसे करके एक मतलब ऐसा है कि लगभग 1 घंटा 52 मिनट का वीडियो है। तो वो हर कोई उसका अभ्यास करके उसको आगे फॉरवर्ड करके उसको लेके जा सकते। जी, अभी किसी के जो कोई प्रश्न है तो बात कर सकते हैं, कुछ। जय गुरुदेव। हाँ। मैं डॉक्टर मधु अग्रवाल बोल रही हूँ। तो मैं ये यूपी से हूँ, और कुछ लोगों ने बड़े शौकिया हमारे यहाँ गौ पालन का काम शुरू किया है बिजनौर में, और बहुत सारी गौशालाएं हैं, एक आश्रम में भी है विदुरकुटी में। तो ये लंपी की प्रॉब्लम और ये बहुत सारी अभी हम लोग भी बहुत सुन रहे थे। एक तो ये तो आपने बता ही दिया है। तो मैं ये जानना चाह रही थी, फिटकरी का जैसे आपने उपयोग बताया, हम घर में खुद से आजकल फिटकरी का उपयोग खाने में कर रहे हैं, और उसका लाजवाब रिजल्ट है। मतलब उसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, वो लोगों को नहीं पता होता, बहुत ही कम। लेकिन अगर खांसी नहीं जा रही है उसके लिए उपयोग किया, शरीर में कहीं खारिश हो गई, पित्ती चल गई, उसके लिए उपयोग किया, गला अभी वायरल चल रहा है पूरा, मुंह गला ये सब, इसके लिए हमने उपयोग किया, 2 दिन में गायब हो गया। तो क्या गाय को बहुत हल्की सी मात्रा में उसका सेवन नहीं कराया जा सकता है पीने के पानी में? मुझे लगता है उससे फायदा होगा, क्योंकि ये हमारा बचपन से टेस्टेड है अपने लिए। बिल्कुल बहन, मेरा तो एक ही भाव है कि जो भी हमें बोलना है उसके प्रयोग किए जाए, कंट्रोल, कि भाई कुछ गाय को दिए है कुछ को नहीं दिए है, उसके परिणाम आपको जब दिखते तो बिल्कुल बोलना चाहिए, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। फिटकरी मुंह के लिए बहुत अच्छा है, जब आप दंत मंजन में उपयोग करते हैं, कभी दांत में पेन है तो ऑफकोर्स उसके सुंदर परिणाम है। लेकिन उसको हर रोज लिया तो क्या होगा, कितने दिन लेना है? 3 दिन 4 दिन बस शुरू बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहन, कि हमें कुछ भी बोलना है। जैसे गौ कृपा अमृतम कुछ लोगों ने पूरा का पूरा छिड़का है, उसके अंदर पानी नहीं मिला के, तो लेकिन उन्होंने परिणाम मिला। लेकिन मैं कभी भी उनको बोलता हूँ कि आपको विनती है कि जिस क्रॉप में उसका आप ब्रीफ करिए कि इस क्रॉप में, कोई सेंसिटिव क्रॉप के अंदर सीधा डालेंगे तो जल जाएगा। उस प्रकार हमें कुछ भी चीज अभ्यास, जैसे आपने बोला, वो बिल्कुल वहां की गाय माताओं को कुछ प्रयोग कीजिए, किसको नहीं दिया उसका प्रयोग कीजिए, और कितने दिन का, तो एग्जैक्ट थोड़े प्रोटोकॉल के साथ जब हम बातें करेंगे तो जमीन पे परिणाम लक्ष्य काम होगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मुझे ये पूछना है कि मैं सेवार्थ गौशालाओं से जुड़ी हूँ,
तो कभी मुझे आपके अंदर मुझे बड़ी एक्सपर्टीज लग रही है, वैसे चेतन भैया तो यही साथ में हमारे, तो क्या हम आपकी ऐसी कोई वर्कशॉप कहीं कराना चाहें तो हम करवा सकते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों? ये अभी वर्कशॉप ही हो रहा है। नहीं, ये तो हो रहा है। विदुर जी की एक भूमि है बिजनौर में जहाँ कृष्ण भगवान गए थे, तो उसको हम लोग बहुत डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वहाँ तरह तरह के प्रोग्राम भी कराना चाहते हैं। अभी वहाँ पे योगी जी भी गए थे और उन्होंने उसको पूरा डेवलप करने के लिए बोला है। तो उसको धर्मात्मा विदुर के नाम पर, आपने सुना ही होगा, जो महाभारत में नाम आया है, जहाँ कृष्ण जी गए थे और उन्होंने साग खाया था, तो वहाँ 12 महीने बथुए का साग खड़ा रहता है। तो वहाँ एक बहुत सुंदर भूमि है, तो हम ऑफलाइन में भी कार्यक्रम कराना चाहते हैं, कभी अभी तुरंत नहीं, जब आपके पास अगर आप समय दे पाएंगे तो। जी बहन, उसमें देखिए, या ऑनलाइन करा देंगे जैसा आप कहेंगे। उसमें दो तरीके से कार्य हो सकता है कि जो आपके साथ में जुड़े हुए लोग हैं, जो वहाँ के एक्सपर्ट है, एक बार टीम लेकर के आप आइए, हमारा यहाँ से प्रशिक्षण होता है, तो फिर आप यहाँ से समझ करके, हम चिंतन भाई और सब लोग मिलके कुछ अरेंज करेंगे, गीतेगा जी वगैरह, कि भाई आप समझ के फिर आप वहाँ की मातृभाषा में लोकल, उसका एक देशी लैंग्वेज का एक लहका होता है, उसमें आप जब बातें करेंगे तो वो ग्राउंड पे अच्छे से उतरेगा। तो वहां पे कभी आना संभव हुआ तो वो तो पता नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलके कभी कभी होता है तो बिल्कुल, लेकिन आप यहाँ पे आएंगे, जैसे मैं बोलूंगा इतना मोटा घास गाय खाती है, तो आप नजर के सामने देखिए, तो यहाँ पे प्रशिक्षण लेकर के भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अपन भविष्य में कर सकते हैं। दिन तो का है? लेकिन आप भविष्य में, मेरा भाव एक ही है कि डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो कोई बंधु यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भविष्य में आना चाहता है, तो हम लोग एक दूसरे से मिलके, चिंतन भाई और सभी लोग मिलके ऐसा अरेंज करेंगे कि वो समझ करके अपने एरिया में वहां की मातृभाषा में ये बातें हम लेकर के जाएं। प्रशिक्षण कितने दिन का है? 1 दिन का या 2 दिन का। अच्छा, ये गुजरात में होगा? जी, अपनी गौशाला में होगा, सारे अच्छा, प्रत्यक्ष गौशाला। निदर्शन के साथ ही होगा। ठीक है, तो फिर हम आगे कभी थोड़ा सा 1 आध महीने बाद आपसे संपर्क कर लेंगे, उसको हम अटैच करेंगे किसी एक गौशाला वालों के साथ। जी बहन, मधु जी, धन्यवाद। 2 चीज है। आप यहाँ पे जो, मैं भी यही कह रही थी कि गोपाल जी इतना अच्छा, आपकी इनकी बंसी गिर गौशाला आप आओगे तो आप पूरा वातावरण में उस बात को समझ पाओगे, पहली बात। और ये जो सेशंस जो हमारे ऑनलाइन हो रहे हैं, आप सबको जोड़ दो, क्योंकि क्या होता है कि एक रिसोर्स पर्सन है, वो 50-60 के लिए बताता है, चाहे, इससे बेटर है कि ज्यादा लोगों को एक साथ में समझाए, तो क्या कम समय में हम ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाएंगे। तो अगर आप, जैसे भी ये सब ऑनलाइन सेशंस होते हैं, ये सारे अगर आप लिंक आपकी पूरी टीम के साथ शेयर करें और टीम भी यहाँ जुड़े, तो सबसे अच्छा रहेगा ऑनलाइन सेशन में। बार बार एक ही चीज उनको भी, और ये इसके जो वीडियोस है वो भी आपके साथ लिंक शेयर किया जाएगा, क्योंकि एक बार सुनने से कुछ नहीं होता, आपको रात को भी ये वीडियोस देखने पड़ते हैं, करते हैं हम लोग, वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, उसको और अच्छे उसमें टिप्स। और मधु जी, ऐसा भी कर सकते हैं कि ये कृष्ण भगवान की भूमि है, और एक सांकेतिक दृष्टिकोण से भी देखे तो आज इस माध्यम के द्वारा भी एक बुलावा भी है वहाँ का। तो यही मैं कहना चाह रही थी जो आपने किया। मैं समझ गई, जब आपने शुरुआत की कृष्ण इसी चीज से, आपने इसी चीज से शुरुआत की। आप बहुत अच्छे, आप मतलब आप अच्छी तरह से सबको समझा सकते हो, आपके वहाँ पे बुलाने के लिए न्योता इतनी अच्छी तरह से आपने दिया। हाँ जी, तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो आपको अट्रैक्शन दिया है ना, मतलब अगर आप जाओगे तो आप अपने को बहुत पुण्यभागी समझोगे, ये मैं बता रही हूँ। हाँ, भगवान के चरण पड़े, कितनी सुंदर भूमि है वो, सोचो। यस मधु जी, इसको ओपन रखते हैं, और सारी जो भी उसकी पॉसिबिलिटीज होगी उसके अनुसार हम लोग जरूर से उसका प्रयत्न करेंगे, है ना। तो एक बार अगर आप बिजनौर की भूमि में आपने कदम रखा ना, आप बहुत खुश हो जाओगे। नहीं, हमारा नसीब होगा। वैसे तो मैं ये यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि जिनके यहाँ पर गाय माता होती है, वो नसीब वालों के पास में ही होती है। गौ सेवा का सबको लाभ नहीं मिलता है, तो ये तो एक बहुत अच्छी ही बात है। anyway, बहुत सारे चिंतन पे बहुत सारे हैंड रेज्ड है। अच्छा, और पूछना ही, बुक कहाँ मिलेंगी आपकी? मुझे चाहिए, और एक आईडी आप लोगों की। बुक अभी जो सॉफ्ट कॉपी है वो सब लोगों को शेयर कर दिया गया है, बाकी कुछ ही समय के दौरान आगे उसको कैसे हम लोग अलग अलग भाषा के अंदर करके देंगे वो ग्रुप के अंदर बता देंगे। अच्छा। तो है ना, अभी दूसरे को भी मैं इनवाइट करता हूँ। चिन्मय भी एक चीज है, काफी हिंदी में भी सब लोग हार्ड कॉपी मांग रहे हैं, अगर उनके पास सॉफ्ट कॉपी पहुंच गई तो वो प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी करवा सकते हैं अपने खुद की ओर से भी, मतलब इंतजार ना करे कि कहीं कोई आपको पोस्ट करे हार्ड कॉपी, आपके पास, उनके पास सॉफ्ट कॉपी। जी ना गोपाल जी, आपकी अगर अनुमति हो तो सॉफ्ट कॉपी को ही वो लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बिल्कुल, कोई बिल्कुल, देखिए ये सभी का है और बिल्कुल कर सकते हैं। और चिंतन भाई और आप जितने लोगों का तय करेंगे उतना यहाँ से मैं उपलब्ध कराने की, जिनकी तैयारी है कि गांव में जाकर के वो सिखाएंगे, महीने में कम से कम 2 दिन गांव को देंगे,
उन सभी को हम पुस्तक का निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे यहाँ से, हिंदी का भी जो अवेलेबल है। तो बिल्कुल मैं आपके माध्यम से आज बोल देता हूँ कि जो जो लोग गांव में 2 दिन देने के लिए। गोपाल जी आपका हाँ, एक आवाज मिनट थोड़ा फिर सा से चला गया। मेरे से अनम्यूट हो गए। हाँ हाँ जी हाँ हाँ जी। फिर से हाँ, मैं गीतिका जी आपके और चिंतन भाई के माध्यम से मैं आप सभी को एक बार मैसेज देना चाहता हूँ कि जिनकी भी 2 दिन गांव में देने की तैयारी है, कि अपने नजदीकी गांव में जाकर के गौ कृपामृतम और गाय के विषय को गांव में सिखाने की तैयारी है, उन सभी को हम लोग पुस्तक निःशुल्क यहाँ से चिंतन भाई और गीतिका जी से आप ले सकते हैं। उनको हिंदी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि जल्दी से जल्दी मिले। यस, बराबर है, करेंगे इसके बारे में। और ये अतुल मुंद्रा जी, आपका कुछ सवाल है तो संक्षिप्त में पूछिए, तो बाकी के लोगों को भी हम कवर करें। अतुल मुंद्रा जी, आप अपना परिचय दें और कहाँ से बोल रहे हो ये भी बताइए। अतुल मंत्रा जी आपको अनम्यूट करने के लिए मैं कह रही हूँ। वंदे मातरम, वंदे गोमातरम। सभी को नमस्कार। गोपाल भाई से एक प्रश्न ये था, जैसे उन्होंने अभी बताया कि उन्होंने संगमनेर के कोई प्रशांत भाई है जिनको वहाँ की लोकल नस्ल के बारे में, तो अगर ऐसे ही रेफरेंस हर एरिया के लिए मिलेंगे तो जो भी गोपालन करना चाहते लोकल ब्रीड का, तो उससे सही मायने में जो उस पर काम कर रहे हैं उनसे वो कांटेक्ट कर सके और उनसे उस कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे। तो अगर ये चीज पुस्तक में हो तो बहुत अच्छा है, या फिर उसकी कुछ एक लिस्ट बनाकर शेयर की जाए तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। जी बिल्कुल भाई साहब, जैसे हम लोग सभी के नंबर और नाम उपलब्ध कराने का जल्दी से जल्दी प्रयत्न करते हैं। जैसे सिद्धेश जी है और उनके चाचा जी ने लाल कंधारी में काम शुरू किया है, वो भी 8-9 लीटर तक पहुंची हुई है। कुछ लोगों ने खिल्लारी में किया है, मालवी में किया है, कांकरेज में किया है। तो बिल्कुल हम लोग आपका सुझाव अच्छा है और हम लोग प्रयत्न करते जल्दी मिले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर। सिद्धेश जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सिद्धेश जी, या गोपाल जी, जय गौ माता। जय गौ माता जी। कल जैसा अपना विषय हुआ कि वो लाल कंधारी नस्ल की एक गौ माता थी जो किसान कसाई को बेचने वाला था, लेकिन उसकी नस्ल की शुद्धता हमने देखते हुए उसे लिया और उसको जब अच्छे से आपके विधि से आपने रखा पूरा, तो आज लगभग उसका मैं रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। मैं अगर स्क्रीन शेयर हो सकती है तो मैं देखता हूँ। तो इतने सुपीरियर क्वालिटी के वो ब्रीड डेवलप हुई है कि उसका पूरा लस्टर चेंज हो गया ऊपर का, उसका गर्थ पूरा चेंज हो गया ऊपर का, और उसका जो हॉर्न पैटर्न से वहां से गर्थ चेंज हुआ, हेड स्ट्रक्चर चेंज हुआ, और अभी लगभग वो किसान बोलता है कि हमारे यहाँ पे 1-2 लीटर दूध देने वाली गाय थी वो, और अभी बच्चा देने में लगभग उससे वो 10 से 15 दिन बाकी है, और अभी भी लगता है कि एक समय का 6.5 से 7 लीटर दूध वो दे सकती है गौ माता। तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आ चुके हैं, और जैसे आपने मोरिंगा का कहा तो हमने उसी विधान से दिया तो बहुत अच्छे उसमें परिणाम है। और कल कृषि में गोपाल जी विषय अपना ये रहेगा कि कल्चर अपन बनाते तो है, लेकिन अगर उसको मेंटेन करना है तो आगे उसको कंटिन्यूएशन कैसे करें, उसका एक थोड़ा मार्गदर्शन किसानों को कर दीजिए, जिससे वो आगे अगर इस्तेमाल में नहीं है कल्चर तो उसे रख सके उनके घर। धन्यवाद जी। धन्यवाद सिद्धेश जी। और सिद्धेश जी बहुत छोटी उम्र में बहुत किसानों को गौ कृपामृतम निःशुल्क उपलब्ध करा रहे, और लाल कंधारी गाय उन्होंने ही, मैंने जो भी बात करी उन्होंने करा हुआ है। उस प्रकार आप सभी लोग अपने एरिया की गाय के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं इस विधि से। धन्यवाद सिद्धेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हेमंत जी, हेलो। यस। ओके, थैंक यू। ये गोपाल भाई से बात करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हमारे पास 2 गिर गाँव हैं उत्तर प्रदेश में। एक्चुअली क्या है कि घर वाले मानते नहीं थे। हमारा तो इंटेंशन वही था कि हम लोकल रखें, बट एक्चुअली मैं हैदराबाद में रहता हूँ, तो मेरा वहाँ पे रहना अभी नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो मैं इस वजह से मुझे खरीदना पड़ा गिर गाँव। तो लेकिन वो दोनों गिर काऊ हमारे पास जो हैं, वो नेपियर ग्रास खाती नहीं है। वो ये मतलब नहीं पसंद करती हैं, जबकि हमारे पंडित जी हैं बगल में, उनकी गायों को देते हैं, तो वो जो है एकदम बड़े चाव से खाती हैं।
तो हमारी गिर काऊ उसको खाती नहीं है, जो दोनों के दोनों सेम प्रॉब्लम है। तो क्या कर जी, उसके अंदर क्या है कि नेपियर की वैरायटी के ऊपर भी थोड़ा आधार रहता है, कठिन कितना है, वहां की दूसरी बाजू वाली गाय को कुछ दूसरा संभव है, आपकी सेवा ज्यादा अच्छी, और अगर कठिन उसकी मोटी वो है तो भी शायद खाने में दिक्कत हो सकता है। तो कभी भी आप आते जाते यहाँ की नेपियर की पद्धति समझ लीजिए, यहाँ की गठाने ले लीजिए, उस पद्धति से पकाइए और फिर डालेंगे तो जरूर गाय माता खाएगी, पक्का खाएगी। ठीक है। मेरा एक और क्वेश्चन है, एक्चुअली क्या है कि देखो हमारे पास गिर काऊ है, और लेकिन उसको गोबर को ये बनाना, लेबर से बनवाना, एक्चुअली मैं खुद रहता हूँ, मैं वहाँ पे 3 मंथ था, तो मैंने तो खुद किया, और गौ कृपामृतम से हमने वो जो कंपोस्ट आपने बताया ना कि गौ कृपामृतम डाल के वो सब हमने कर दिया, और पूरा एक बार खेत में डाल दिया है ऑलरेडी। 1 साल का समझो हमारे हिसाब से, तो अभी मतलब दूसरी बार जाऊँगा नेक्स्ट ईयर तो मैं करूँगा फिर से। लेकिन जब तक मैं नहीं हूँ या पूरे ईयर जब तक लेबर हैं, वो ये प्रिपेयर करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है उनके साथ, तो सिर्फ गौ कृपामृतम से मतलब फसल का मतलब ये पॉसिबल है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या चैलेंजेस होगा? जी भाई साहब, देखिए गौ कृपा अमृतम या कोई भी विषय के अंदर आपको कुछ प्रोटोकॉल तो फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे कोई भी पद्धति के करिए। तो गौ कृपा अमृतम के अंदर भी अगर गोबर के साथ का जो कॉम्बिनेशन है, साल में एक ही बार गोबर डालेंगे, समझ लीजिए आपको दिक्कत है, तो उसके हमें रास्ते ढूंढने हैं कि भाई चलो इस साल में एक ही साथ में गोबर डाल दिया कंपोस्ट करके, तो एक बार तो आप जाएंगे छुट्टी में काम करवा लीजिए। और दूसरा, काम करने के थोड़ा तरीके बदलने पड़ेंगे। देखियो, हमें एक आंख में प्रेम रखना पड़ेगा, एक आंख में थोड़ी कड़काई भी रखनी पड़ेगी। तो आधुनिकता का सदुपयोग, जैसे आपको वहां से लाइव मोबाइल पे दिखा देवे कि भाई मैंने आज ये काम किया, उसका एक फॉर्म का शेड्यूल बना दीजिए। लेबर को 10,000 चल रहा है, भले 11,000 चुका दीजिए, लेकिन हर रोज उसका हमें डेटा लेना है कि आपने आज किया क्या है। उनको पगार पूरा दीजिए, भले हम शोषण नहीं करना चाहते, लेकिन जितना काम जमीन पे उतारना है उसके हमें ब्रेकअप एवरीडे मिलने चाहिए कि भाई ये गौ कृपा अमृतम हफ्ते में पहले इस दिन छिड़कना चाहिए, तो छिड़का क्या, तो उसका वहां पे आपको विगत मिलना चाहिए कि भाई आपने पानी के साथ बहाया, आज बनाया, गुड़ डाला, छाछ बना, तो हर रोज का वो वीडियो 2 मिनट का बना के आपको भेज देगा। और आप उसको हर रोज टू हर रोज एवरीडे उसको जब अभ्यास करेंगे, उनको एक काम करने की प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। नहीं तो क्या, कभी सही आपको मैसेज भी नहीं मिलेगा, सही बात भी नहीं मिलेगी। तो जब भी वैकेशन में आप जाते हैं या कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे जाते हैं, तब गोबर एक बार डलवा दिया, फिर पूरे साल गौ कृपामृतम नीचे और ऊपर रिलीज ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो एक साथ में डाल दिया तो भी चलेगा, स्लरी डालना है तो बारी बारी डालना पड़ेगा। बट हर साल में एक एक बार डाल दिया और पूरे साल फिर गौ कृपामृतम नीचे, और एप्लीकेशन का आप कंटिन्यूस से फॉलो लीजिए। उसका एक फॉर्म का शीट बना दीजिए कि भाई हर रोज तुमको सिग्नेचर करके हमको ये भेजना है, बस हमको वहां पे मोबाइल पे उसकी फोटो भेज दीजिए। तो काम करने का उनको फिर आनंद आ जाएगा कि भाई एक बार वो इस प्रैक्टिस पे आ गए ना, कि भाई उनको भी संतुष्ट होगा, अरे वाह खेत तो ये हो रहा है, उत्पादन मिल रहा है, केमिकल जा रहा है, हमको केमिकल के बीच में रहना नहीं पड़ रहा है। तो उनको भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। एक बार नहीं पसंद होते हुए भी कुछ सिस्टम के अंदर आपको जाना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छा, आपने लेबर मैनेजमेंट एक्चुअली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आपने सॉल्यूशन दे दिया काफी अच्छा। तो एक्चुअली ये गौ कृपामृतम मैं यहाँ हैदराबाद में भी टेरेस गार्डनिंग में यूज करता हूँ, और पिछले अभी 6 मंथ से हुआ क्या कि लास्ट 2-3 ईयर से मैं यूज कर रहा हूँ। बट ये जो बीन्स में बहुत ब्लैक एफिड्स आते ही आते थे, और इस बार 6 मंथ से मैं रेगुलर मतलब थोड़ा सा कंटिन्यूअस, जब से नेचुरल फार्मिंग ये गौ कृपामृतम मुझे मिला है, तब से मैं इस बार थोड़ा कंटिन्यूटी बढ़ा दिया मैंने कि यहाँ पे कंटिन्यूटी मतलब हर हफ्ते यहाँ पे क्या है कि खाली रहता हूँ, मारने में क्या है, हमको 10 मिनट में पूरा टेरेस हमारा क्लीन हो जाता, मार देता हूँ, स्प्रे कर देता हूँ। तो मीन्स बीन्स में जो वो एफिड्स जो जनरल प्रॉब्लम है आती ही आती है, अभी तक मुझे दिखा ही नहीं, और इतनी फ्रूटिंग हुई है मतलब पड़ोसियों को भी, मतलब छोटे से एरिया में मैं सोचो दे रहा हूँ। तो अभी तक तो गौ कृपामृतम सिर्फ गुड इनफ है के लिए, लेकिन इसमें क्या हमको जैसे गोबर टाइप का या कुछ ऐसा डालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी मिलना या देसी वाला ही मिलना इज बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे गौशाला है लेकिन वहाँ पे
पता नहीं नहीं कौन कौन सी नहीं, गाय आपको मैं बीच में ही बात बिल्कुल समाधान दे देता हूँ। हैदराबाद में एक बंधु अपनी गौ कृपा अमृतम से 40 एकड़ में कृषि कर रहे हैं और 200 गाय माता देशी गौवंश के वहां पे शाहीवाल और दूसरी भी देशी गौवंश है वहां पे, शास्त्री जी करके है, और बहुत बड़ा गोबर गैस प्लांट लगाया हुआ है और उनका बहुत अच्छा नेटवर्क है। यहाँ पे हमारे नंबर पे आप जब रिंग करेंगे तो उनका नंबर दे देंगे, वहां से देशी गाय माता का गोबर भी उपलब्ध हो जाएगा और वेजिटेबल्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। और बहुत सज्जन व्यक्ति है, गौ कृपा अमृतम का अच्छे से वो उपयोग कर रहे हैं और दूसरों को सिखा भी रहे। अरे तो बहुत अच्छी बात है हमारे ये। प्रभु बस स्वदेशी ये जी करके है वो है। और मैं गोपाल भाई, मैं आपको ये आपसे मैं काम करता हूँ लालजी भाई के साथ बातचीत करके, हमारे गुजरात के अलावा बाकी के सारे प्रांतों के अंदर जितना भी गौ कृपा अमृतम अवेलेबल है और वहाँ के जो भी कोऑर्डिनेटर और संपर्क सूत्र हमारे जो भी है वो हमारे ग्रुप में सब लोगों को हम दे देंगे, ताकि गौ कृपा अमृतम थोड़ा सा जल्दी से लोगों को मिलना शुरू हो जाए। बिल्कुल। और चिंतन भाई, उमा जी और आपके साथ में जितने भी हमारे आर्ट ऑफ लिविंग परिवार से जहां जहां से उपलब्ध हो सकता है, तो उनका एक बार अलग से मदर कल्चर पहुंचा करके उनके माध्यम से कहाँ कहाँ मिलेगा वो बिल्कुल चेन एक दूसरे का संकलन कर लेंगे। प्रभु जी को भी मैं बोलूंगा और यहाँ से भी, और राजेश्वर राजी और सब एक दूसरे की टीम वर्क करके जल्दी से जल्दी अपने तालुके और अपने गाँव में कैसे उपलब्ध हो उसकी एक चेन बनाएंगे। श्योर। अभी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, सभी बाकी के भी मेंबर्स को मैं बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा संक्षिप्त में अपना सवाल पूछे। और सपोज आपके कोई सवाल जो है वो दूसरे किसी व्यक्ति ने पूछ लिए है और उनके जवाब आपको मिल गए हैं, तो कृपया उसको रिपीट ना करें। तो मैं अभी एक Xiaomi 11 ये मोबाइल का नाम है, आप हाँ आप जरा बताइए, अपने आप को अनम्यूट करिए और संक्षिप्त में अपना सवाल पूछिए। और हाँ जी। नमस्कार, गोपाल भाई से मैं इस साल 4 बार मिल चुका हूँ। बंसी गिर गौशाला में विजिट भी कर चुका हूँ। मेरा नाम जिग्नेश पटेल है। लेकिन जो शहर एरिया से गांव एरिया तक जाने के लिए हम लोगों ने गौ सेवा समिति बनाई है। तो उससे हम गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया, अभी जो नई आई पुस्तिका, ये सब आराम से लोगों तक, गांव तक पहुंचा रहे हैं अभी। आपका सवाल पूछिए, मैं आपका गोपाल प्रश्न पूछिए। ये समिति बनाना उचित रहेगा? ये गोपाल भाई से एक गौ सेवा समिति बनाना सबके लिए अच्छा रहेगा? उसके लिए गोपाल भाई का एक सुझाव चाहिए था। मेरा एक विनती है भाई साहब कि पहले तो धन्यवाद, आपने इस भाव का व्यक्त किया, लेकिन हो सके तो ऑलरेडी बहुत सेवाभावी संस्थाएं हैं और सेवाभावी धर्म संस्थान भी है, तो उनके साथ जुड़ के ही नया कुछ बनाए, उससे अच्छा उनसे जुड़ के ही, और अच्छे अच्छे लोग हैं उनको सीधा डिसेंट्रलाइज किया जाए। क्योंकि हमें ज्यादा फॉर्मेलिटीज में नया खड़ा करना, वो करना, उससे अच्छा गाय माता केंद्र में है। और जो कोई संस्था संगठन जो भी है वो सब हमारे ही बंधु है और उनके द्वारा ही हो जाए। और जो आपके परिचय में जो मित्रगण हैं उनके द्वारा अच्छे से करेंगे। आप तो नजदीक एक बार यहाँ पे आइए और अपन अच्छे से प्लान करेंगे कि जल्दी सुलभ कैसे हो जाए, है ना। तो बिल्कुल मेरा भाव यही है कि बस विकेंद्रीकरण हो जाए, जल्दी मिले बस। धन्यवाद। और दूसरा एक सवाल हमारे ग्रुप में ऐसा पूछा गया है कि गौ कृपा अमृतम के अंदर जो बैक्टीरिया है वो एरोबिक है, अनएरोबिक है और फैकल्टेटिव। तो वैसे तो मुझे पता ही है, गोपाल भाई भी बता देंगे, सभी प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एरोबिक ऊपर की सतह के ऊपर तैरते हैं, अनएरोबिक बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, और फैकल्टेटिव वो जैसे अनुकूलता के समय के अनुसार वो अपना कार्य चालू रखते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है, गोपाल भाई ने तो बहुत बार बताया है, लेकिन मैं बता दूं कि गौ कृपा अमृतम की लाइफ है वो इन्फिनाइट है। वो कल ही उन्होंने बता दिया था कि वो लंबे समय के लिए बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते रहते हैं और अपनी गुणवत्ता को कभी गंवाते नहीं है। इसीलिए ज्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर एरोबिक, अनएरोबिक, फैकल्टेटिव इन सारी चीजों में ना जाते हुए उसके परिणाम के ऊपर ध्यान दें और उसके उपयोग के ऊपर ध्यान दें, तो यही हमारे लिए उचित रहेगा। मैं रामेश्वर मुंडे जी को मैं कहूंगा कि वो अपने आप अपना सवाल संक्षिप्त में पूछे। मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ अभी। हाँ जी बोलिए। हेलो गोपाल जी। हेलो। हाँ जी नमस्ते भाई साहब, बोलिए भाई साहब। हाँ नमस्कार भाई सर, मुझे आपसे यह पूछना था कि आपके जो फीड था, फीड का रिजल्ट बहुत अच्छा था, मगर आपने वो फीड बंद कर दिया देने के लिए। मेरी गौ माता मेरे घर पे चढ़ती है उस फीड के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिल रहा। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप फिर से चालू कीजिए। कुछ खर्चा ज्यादा भी रहा तो कुछ नहीं, क्योंकि मैंने उसके लिए शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए हैं गौ माता के फीड के लिए, बाकी कुछ नहीं मैं दे सकूं। और एक बात पूछनी थी, अब हम हर रोज गौ माता चराने आते हैं,
आप देखिए मेरी गौ माता में अभी भी उनको चराने आया हूँ, मैं बारिश में हूँ, आप मुझे देख रहे होंगे छाता के नीचे। तो मैं ये करता हूँ कि मेरी 3 एकड़ खेती है, उसमें मैं सीताफल लगा के क्या उसको मैं बीच में छोड़ सकता हूँ क्या? अगर वो आपका जो गोचर मैं डेवलप करूंगा, जो बीच की जगह जो रहती है झाड़ियों में, तो उसमें मैं गोचर डेवलप करा सकता हूँ क्या? प्लीज मुझे उसमें आप सहायता कीजिए, क्योंकि मुझे गौ माता बांधने अच्छी नहीं लगती। मैंने आपका रिजल्ट फॉलो किया है, सिर्फ मुझे एक बात के लिए माफ कर दीजिए कि मैंने अपनी इधर की लोकल की ब्रीड नहीं ली थी, क्योंकि मुझे पहले आपके बारे में मालूम नहीं था। अगर मुझे मालूम था तो मैं डेफिनेटली डांगी और ये ले लेता। अगली बार मैं अब मेरे गिर मेरे पास आ गई है, अनफॉर्चुनेटली 1 से 5 हो गई है, मगर मैं देशी पे भी आप काम करूंगा। मेरी गाय देखिए बछड़ी 5 साल की कितनी बड़ी है। लोग बोलते हैं आप एप्पल खिलाते, ये खिलाते, मगर मैं कुछ नहीं करता, खाली 2 उनको आजकल पिलाता हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उन्हें काजू बादाम खिलाता हूँ। ऐसा मेरा प्रचार हो गया है गाँव में। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप गांव की सेवा कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। और देखो, अनजाने में कुछ हुआ है तो उसका कभी दोष नहीं होता है। आप बिल्कुल जो गाय माता आई उसको श्रद्धा पूर्वक रखिए। नया एक्सपेंशन है वहां के लोकल पे जरूर कीजिएगा। और सीताफल के बीच में बिल्कुल आप लगा सकते हैं, लेकिन सीताफल के अंदर के मूल के आजू बाजू का पोर्शन थोड़ा साफ सफा रख करके गोबर और गौकृपा अमृतम दीजिएगा, तो सीताफल का भी उत्पादन बढ़ा रहेगा। और गाय जहाँ चरती है 2 सीताफल के बीच में, वहां पर पे आप कुछ देसी वेराइटी लगा सकते हैं, या फिर जो आपका ऑलरेडी चल रहा है अच्छा चरने का उसको कर सकते हैं। और थोड़ा बाउंड्री पे आप कभी भी गुजरात में आकर के हमारे से वो बीज ले लीजिए गठाने, वो काट के भी गाय माता को खिलाइए और ग्रेजिंग भी कराइए। और रही बात एनिमल फीड की, तो बिल्कुल यही दिक्कत थी कि मार्केट में 25 पे 20 में मिलता, हम 30 में दे रहे थे, फिर भी हमें पोसाता नहीं था। तो लोगों को लगेगा कि भाई ये प्रॉफिट कर रहे कि क्या है। उससे अच्छा हमने एक सोचा कि चलो हम उसका फॉर्मूला ही दे देंगे। तो इस पुस्तक में भाई साहब हमने फॉर्मूला दिया कि फीड में क्या क्या मिलाना, कितना करना। और औषधि हम जरूर उपलब्ध कराएंगे। उसमें जो हम 36 औषधियां डालते थे, जीवंती, शतावर, विदारिकन से लेकर के 36 औषधियां जो हम डालते थे, उसके अंदर चिलेटेड मिनरल का कॉम्बिनेशन भी था। वो औषधि हम आपको उपलब्ध करा देंगे। वो 5% की मात्रा में डालना है, 130 रुपए किलो है। लेकिन बाकी का फीड आप खुद ही बना करके वहां पे करेंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम लगेगा और गुणवत्ता का आप दाना आपके घर पे ही बना सकते हैं। तो बिल्कुल आप आगे बढ़िए और हम आपके साथ में, और कभी आप यहाँ पे आएंगे तो फीड का और डिटेलिंग भी आपसे शेयर कर लेंगे। सर हम बीटी इधर मिलता है, बीटी का पास, इसकी वजह से प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपसे उधर से मंगवाते थे। और हेलो जी जी जी, हाँ बीटी का है इसलिए। और मुझे ये बताइए कि गायों को रखने के लिए कितनी जगह चाहिए खुले में रखने के लिए? एक गाय के लिए और 100 गायों के लिए कितनी फीट जगह रखते हैं, अगर उसमें वो भाव ना रहे? हेलो जी जी भाई साहब, एक गाय माता के लिए वैसे तो हम लोग ने जो ग्रेजिंग का नया पॉलिसी बना है उसमें आराम से 1 एकड़ पे 5-7 गाय आराम से चर सकती है। और अलग से थोड़ा चारा और दाना भी देना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि एक बार आप जब आएंगे तो हम कुछ देसी घास की वैरायटी आपको दिखाएंगे जो ग्रेजिंग के ऊपर काम करेगी, शायद आपके पास होगी भी, तो उसको अच्छे से करके आप करेंगे तो सुलभ तरीके से रख सकते। अगर सर आपका रिजल्ट देखिए, ये है आपका रिजल्ट, देखो ये 5 महीने। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब, ऐसी सेवा आप करिए और दूसरों को प्रेरणा दीजिए। हृदयपूर्वक धन्यवाद, आप इस प्रकार की सेवा करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। मैं रुचिका जी को बोलूंगा कि अपना प्रश्न है तो पूछिए। वंदे गो मातरम गोपाल सर, मैं रुचिका बात कर रही हूँ नागपुर महाराष्ट्र से। वंदे गौ मातरम, वंदे गौ मातरम। सर मैं गौकृपा, हाँ आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो जी, आप रुचिका जी अनम्यूट करिए ना आपको। सर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है अभी आया। जी सर, मैं काफी महीनों से गौकृपा अमृत का सर मेरे टेरेस गार्डन पे यूज कर रही हूँ सर। उसमें केचुओं की सर संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण सर छुछुंदर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो जिससे मेरे पूरे पौधे उन्होंने खराब करके रखे हैं सर। मुझे इस पे कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। जी, छछुंदर अगर आता है आपके पास तो उसके आजू बाजू पुदीना रख के देखिए जरा। पुदीना जो हरा पुदीना, सर मैंने वो भी किया, पुदीना का मैंने पूरा एक लगा के रखा था सराउंडिंग में सर, उसने पुदीना भी खा लिया। अरे वाह खा लिया, वो बहुत ज्यादा डेंजर हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है सर। अच्छा,
ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो एक बार देखेंगे, क्योंकि जनरली ये खेत के अंदर तो केचुए बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं। अभी टेरेस पे भी केचुए बढ़ रहे हैं, वो खुशी की बात है, लेकिन चचुंदर केचुए को खाने के लिए आएंगे, उसी प्रकार सुअर भी आते हैं। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, अभी मैं आपको वो तो रेकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन कल मैंने बताया था कि सुअर आता है या नीलगाय आती है, तो उसी की विष्ठा को एक थोड़ा उसी की जो विष्ठा होती है उसी को एक टब में छोटा सा पानी के अंदर ये बैक्टीरिया डाल के उसको मिला के वो आजू बाजू में रख दीजिए जहां पे वो आता है। मतलब उधर स्प्रे कर दीजिए मिट्टी में या पौधे के ऊपर कुछ समय के लिए। तो उसकी जिसको किसी का भी ज्यादा प्रभाव रहता है उसी की विष्ठा का अगर कोई स्प्रे होता है तो उससे दूर भागेंगे। तो शायद ये आखिरी रास्ता है, लेकिन आप कर पाएंगे तो ट्राई कीजिए। जी जी सर, मैंने काफी मतलब एक सर से मेरी बात हुई थी, तो जो वेस्ट हेयर्स होते हैं नाई के पास के लाके मैंने वो भी बिछा है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला सर। जी तो रुचिका जी आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, तो देन अकॉर्डिंगली उसका डिटेल में वो जवाब दे देंगे आपको, डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करके। बाकी के लोगों को भी मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा। सॉरी सर, थैंक यू सर, थैंक यू गोपाल। धन्यवाद बहन, धन्यवाद। श्रीनिवास जी, नमस्ते। नमस्ते गोपाल जी। नमस्ते। मेरे ये प्रश्न था कि कौन सा औषधीय ये अपने को यूज करना चाहिए गायों के लिए, औषधीय प्रक्रिया? औषधीय प्रक्रिया श्रीनिवास जी, इसमें हमने पुस्तक में पूरा डिटेल में डाला हुआ है कि जैसे कुछ निर्दोष औषधियां ज्यादा उपयोग करनी चाहिए, जैसे शतावर है। गर्म प्रकृति की औषधियां कम उपयोग करना है, क्योंकि उनको घड़ी घड़ी गर्भ ठहराना रहता है। तो शतावर है, जीवंती है, विदारिकंद है। उसी प्रकार में जो अच्छी ठंडक वाली जो औषधियां है उसका प्रयोग ज्यादा किया जाए। और गर्म प्रकृति की औषधि का अगर उपयोग करना है तो उसको घी के अंदर थोड़ा प्रोसेस करके उपयोग कर सकते हैं, मिश्री के साथ उपयोग कर सकते हैं। तो उसको ठंडक प्रकृति बना करके डालना पड़ेगा। तो ये विषय थोड़ा लंबा नहीं हो जाए, लेकिन शतावर मैंने बताया जो बहुत सिंपली आप आपके खेत किनारे कर सकते हैं और बड़ी मात्रा में उसका उत्पादन भी आता है। तो इस प्रकार की निर्दोष औषधियां तुरंत उपयोग में ले सकते हैं आप। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अजय जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हो अपना प्रश्न। जी, वंदे गोमातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए। मेरे 2 सवाल है। एक सवाल यह है कि फिटकरी से गाय को नहलाने से कुछ फायदा होता है क्या? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि गोकृपा अमृतम का अगर कल्चर मिलता है तो उसमें मुझे छाछ डालना पड़ेगा, और मेरी गौशाला में मतलब मेरा जो फोकस है वो दूध ना देने वाली गाय के ऊपर ही है, इसलिए वो थोड़ा छाछ के लिए कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है क्या? देखिए, पहली बात कि हमने 16 साल में कभी भी गाय माता को हमारी गौशाला में नहलाया नहीं है। भगवान की दी हुई उनको भेंट है कि जब उसको अच्छे से आप बैलेंस डाइट देते हैं, अच्छे से भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो कितना भी आप गोबर वाला बिगाड़िए, 3 दिन में ही गाय चमकती है अपने आप वापिस। तो अपने शरीर में से ऐसा एंजाइम्स छूटते हैं, जैसे आप उसको हाथ घुमाएंगे अच्छी तंदुरुस्त गाय को तो ऑयली पदार्थ आपके हाथ में आ जाएगा। तो अपने शरीर में ऐसा एंजाइम्स छोड़ते हैं कि वो अपने आप को साफ सफा रखती है। तो पहले करोड़ों गाय थी तो उनके लिए कोई व्यवस्था ऐसी हो ही नहीं सकती थी। तो नहलाने की व्यवस्था बिल्कुल अपनी देशी गौ वंश के लिए जरूरत नहीं है। वो विदेशी गाय के लिए या भैंस के लिए अलग बातें हो सकती है, लेकिन गौ वंश का हमने अनुभव किया है, उस हिसाब से आपको बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। उसका भोजन सही तरीके से हो, उनको रख रखाव सही तरीके से हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा प्रश्न आपका छाछ के विषय में है, तो बिल्कुल इसमें छाछ लगेगी भाई साहब। देखिए, दूध की नदियां ऐसे ही नहीं बहती थी। मैं दूध को बाई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, टोटल निकाल नहीं रहा हूँ अब हमारे जीवन से। गोबर और गौमूत्र मुख्य प्रोडक्ट खेत के अंदर। तो क्या है कि आप इतनी सारी गाय माता को जो नहीं दूध दे रही वो बचा के सेवा कर रहे, तो साथ में 1-2 गाय दूध वाली भी रखिए ताकि आपको दूध मिले, आपके घर के लिए मक्खन और घी बने। और मक्खन निकालने के बाद जो छाछ बाई प्रोडक्ट बनती है, थोड़ा आप पीजिए और थोड़ा गौकृपा अमृतम इससे बनाइए। और जब गोबर और छाछ और ये सारे कॉम्बिनेशन साथ में जाते अलग बनता है। और गौकृपा अमृतम निर्मित के अंदर छाछ के अपने गुण हैं और गुड़ के अपने गुण हैं, तो दोनों बैलेंस मात्रा में जाना बहुत जरूरी है। इसलिए विनती है कि गाय माता आप दूध वाली एक, भले आपकी देशी नस्ल कम दूध वाली तो कम दूध वाली, आपकी जरूरत है उतनी दूध वाली गाय आप लेके आइए। और 1 लीटर दूध से आपको 3 लीटर छाछ बनेगी। ये मात्रा मेरे कल समय की मर्यादा की वजह से मैंने थोड़ा टाला था, इसमें बुक में हमने डाला हुआ है कि 1 लीटर दूध अगर आपने जमाया
सब तो सवेरे उसमें बिलोना करते समय आपने फिर पानी डाला तो 1 लीटर दूध का 2 लीटर पानी मिला के 3 लीटर छाछ बनेगी। उस मात्रा में आप छाछ का उपयोग करेंगे, पर्याप्त है। जी जरूर जरूर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। जयंत जी, आप अपना प्रश्न संक्षिप्त में पूछे। गोपाल जी, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम भाई साहब, बताइए। गोपाल जी, मेरा ये सवाल था कि जैसे सरसों की खल होती है तो गाय को वो कितने दिन में दे सकते हैं और कितना दें उसको? आप कहाँ से हैं? मैं बठिंडा पंजाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, सरसों की खल आप दे सकते हैं वहां पे, लेकिन सरसों का खल का अगर खाने का आदत नहीं है तो तुरंत एडॉप्ट नहीं होगी। तो क्या करने का है आपको, मैं एक विधि बताता हूँ कि सरसों की खल भिगो दीजिए और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए अंदर। तो 12 घंटे, 8 से 12, जनरल दूसरे खल या दूसरा जो भी अन्न है उसको 3-4 घंटे ही भिगोना रहता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन सरसों की खल के अंदर क्या स्मेल, उसको आंख जलेगी, उसके अंदर तीव्र गंध आती है। तो उसको आप जब 12 घंटा पानी में भिगोएंगे थोड़ा नमक डाल के, तो उसकी तीव्र गंध चली जाएगी और खाने के लिए हो जाएगा। और अचानक चेंज मत कीजिए, आज पहले 1%, 2%, धीरे धीरे उसका रेशियो बढ़ाएंगे तो गाय अच्छे से अडॉप्ट कर जाएगी। और सरसों की खल खिलाने से उनकी चमड़ी की चमक बढ़ती है, मच्छर की और मक्खी का जो काटना है वो भी उसको कम हो जाएगा और रेजिस्ट हो जाती है, और पेट में कृमि भी कम होगा। तो सरसों का खल बहुत अच्छा है, लेकिन गुजरात और दूसरे साउथ में खाती नहीं है गाय जल्दी से, इसलिए बहुत कम मात्रा में हम लोग देते हैं। लेकिन आपके वहां पे उत्तर भारत में सब लोग बहुत अच्छी मात्रा में खिलाते भी है, और कभी नहीं भी खाए तो भी एक अच्छा रास्ता है कि गाय के मुंह पे सरसों का तेल लगा दीजिए, तो उसकी गंध में दूसरा गंध नहीं आएगा, तो धीरे धीरे उसको अडॉप्ट कर लेगी खाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। किशोर भाई, आपका प्रश्न आप पूछ सकते हो, संक्षिप्त में पूछे। मेरा निवेदन है सभी लोगों से, क्योंकि ज्यादा चर्चा के विषय के अनुसार चलेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज आउट ऑफ द ट्रैक जाएंगे तो फिर गोपाल भाई तो जवाब देते रहेंगे, लेकिन हम सब लोग भी बैठे हैं। बताइए किशोर जी। नमस्ते गोपाल भाई और चिंतन भाई, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मैंने वो एरोबिक और एनोबरिक बैक्टीरिया का इसलिए पूछा था कि गुजरात में कुछ लोग वो एनोबरिक बैक्टीरिया का कोई ऑटोमेटेड प्लांट भी मतलब बनाते हैं, तो मैं उसमें पूछा था। और दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि गिर गाय की कॉस्ट बहुत ऊंची है कि स्मॉल फार्मर्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। आप गिर गाय 80,000 लाख रुपए से नीचे नहीं मिलती है, तो वो कहीं से अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल करवा सकते हैं हम लोग? आप देखिए, गिर गाय अगर अनुकूल नहीं है तो कांकरेज गाय ले सकते हैं। गुजरात में और एक कच्छ में 2 नस्ल और थी, रावड़ो और कंठी। उसका गिर जितना ही दूध था कंठी का, तो लेकिन कांकरेज के नंदी के रूप के चक्कर में वहां की नस्ल बिगड़ गई। उस प्रकार अभी भी गुजरात में 3-4 नस्ल और अच्छी है जो 20-25 हजार से लेके 50 हजार में बहुत सरलता से आपको उपलब्ध हो जाएगी। और गिर गाय भी आप ग्वाले समाज से अगर लेंगे तो 50 हजार से आजू बाजू मिल सकती है, लेकिन हम उसके अंदर लेन देन के बीच में नहीं पड़ते हैं। तो बिल्कुल उसको हमने कैसे आपको ध्यान रख के खरीदना, वो हमने थोड़ा ब्रीफ किया कि कैसे सिलेक्शन करना। उसी प्रकार 3 टाइम दो के लेना, क्योंकि 1 टाइम दोहेंगे तो शायद 1 टाइम नहीं दो के आपको ज्यादा दूध दिखा सकते कुछ लोग जो मॉरल डाउन है। सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन एक बार अच्छे जानकार ग्वाले को साथ में आप लेकर के जाइए, और कोई भी नस्ल गुजरात की आप लीजिए, सिर्फ गिर के पीछे मत सोचिए। ओके, हाँ धन्यवाद किशोर भाई। हाँ जी, हाँ रोहित गोयल जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। जी, जय श्री राम सर। जय श्री राम भाई साहब। सर मेरे को एक पूछना था कि मैं बाजपुर उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे एक गौशाला है सर, जिसमें हम कसाईयों से छुड़वाई हुई गाय लाते हैं। करीब हमारे पास 1000 गौवंश है यहाँ पर, हम सेवा कर रहे हैं जिनकी। कुछ सरकारी मदद के माध्यम से, कुछ पूरे शहर से हम लोग इकट्ठा करके कर रहे हैं फंड। तो उसमें दिक्कत है, हमारे पास सिर्फ 1 एकड़ जगह है और जिसके लिए मतलब कि चारे वगैरह के लिए, और हम लोग मतलब कि खरीदते हैं, तो हम लोग इतना खर्चे में दिक्कत आ रही है हमें। तो जैसे आपका ये वाला जो चारा है, जो आप कह रहे हैं कि काफी जहाँ पे पानी होता है वहां पे भी अच्छे से उग जाता है, तो हमको अगर मंगवाना चाहें तो सर हमें एक तो मैं इसका माध्यम जानना चाहता था। और एक सवाल मेरा और है सर कि मैं मतलब कि क्योंकि ये सर एक सरकारी अनुदान भी आता है इस गौशाला को, तो यहाँ हम पूरा एकदम खाली सिर्फ देसी गौवंश पे काम नहीं कर सकते, तो मैं अपना पर्सनल 2 एकड़ पे करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कोई जो मॉडल है कि हम कैसे उसको पूरा तैयार करें, उसको कैसे गोचर भूमि बनाए 2 एकड़ को, क्या उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ मदद या हेल्प मिल सकती है, नॉलेज की, कैसे उसको हम कर सकते हैं? कितने गौवंश है जो बचाए हुए हैं? सर करीब 1000 है। ओके,
1000 गौवंश है तो आपको जमीन थोड़ी ज्यादा लगेगी, क्योंकि आपको लगभग समझ लीजिए कि 30 एकड़ जमीन लग सकती है। अगर रेंट पे मिल सकती है तो हम लोग पूरा गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं। और जो 2 एकड़ में भी आप करना चाह रहे हैं तो शायद मैं यहाँ से आपको लाइव भी दिखा नहीं पाऊंगा खेत, तो एक बार आप जब गुजरात आएंगे तो हम लोग पूरा डिटेल में ब्रीफ कर सकते हैं। जो अब हमारे यहाँ पे सत्र चलते कभी कभी, तो बिल्कुल चिंतन भाई और हम लोग आप बताएंगे कि कौन सी डेट पे आप आ सकते हैं। तो सवेरे से शाम का जो सत्र रहता है उसमें लाइव सारे घास जो ग्रेजिंग के गठाने से लेकर के सारा चीज होगा, और उसकी उपलब्धि भी हम जितना हो सके उतना प्रयत्न करें। आप मेरे को सर ये समय वगैरह कब दे सकते हैं, मुझे बता मैं दीजिए। आगे आपको फॉरवर्ड करता हूँ समय, बिल्कुल अभी वो ही नहीं है नेक्स्ट डेट, मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्योंकि अभी कुछ ग्रुप आते हैं, वो ग्रुप अपने अपने ग्रुप में आते हैं बारी बारी, तो एक साथ में ऐसा भी हो सकता है कि भाई कि आपके एरिया से 50 लोग एक साथ में आए, पूरा समझे, ये पूरा टीम वर्क करके वहां पे ग्राउंड पे काम शुरू करे। तो यहाँ पे अभी ग्रुप वाइज कंटिन्यूस वो प्रोसेस चालू है। जी धन्यवाद। अब गोपाल जी आप बताएं, अभी 2-5 मिनट के लिए ऑलरेडी बाकी के प्रश्नों को ले ले कि उनको फिर मैं ग्रुप के अंदर से लेकर फिर बताऊं। हाँ चिंतन भाई, आपने जो भी कार्यक्रम की रूपरेखा तय करी है उस हिसाब से आप चल सकते हैं कि कार्यक्रम की मर्यादा भी हम सबको फॉलो करनी पड़ेगी। तो जैसे आपको लगे कि बाद में प्रश्न लेकर के हम बाद में जवाब दे या अभी दे, वो आपका जो शेड्यूल है उस हिसाब से हम तैयार हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं चिंतन ये भाई कहना चाहूंगा कि चिंतन भाई वेबिनार का बता दें कि भी वो ऑलरेडी लिंक है लासी टॉक पेज पे। हाँ काफी लोग पूछ रहे हैं इस लिंक, इसका वेबिनार का मैं वही बता रहा हूँ, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं आज के सभी लोगों के। एक तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपना हैंड रेज जो किया है वो डाउन कर दे, हैंड डाउन कर दे। सभी लोगों को आज जो इतने समय से जुड़े हैं, 200 से भी ज्यादा लोग थे, अभी 167 लोग अभी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आज बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर डिटेल अंडरस्टैंडिंग भी किया, और गौ पालन के प्रश्नों को भी गोपाल भाई सुतरिया जी ने बहुत अच्छी तरह से लोगों को बताया। उनमें से जो गौ कृपा अमृतम का जो प्राप्ति स्थान कहाँ से हम लोग हमारे एरिया में कलेक्ट करें, तो उसके लिए पूरा इंफॉर्मेशन हम आपको, जैसे कि आज गोपाल भाई ने बताया उस प्रकार से हम आपके एरिया के अंदर कहाँ से अवेलेबल हो सकता है उसके बारे में बता देंगे। दूसरा, इस पूरे सेशन का जो रिकॉर्डिंग है वो हम 1 ही घंटे के भीतर अभी सारी जगह के ऊपर सर्कुलेट भी कर देंगे, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन भी सब लोगों को मिलती रहे। और ये पूरा सेशन हिंदी में हुआ है अच्छी तरह से, तो आपको उसके बारे में जानकारी है। तीसरा कि गौ कृपा गौ संस्कृति जो पुस्तिका है उसका हिंदी और गुजराती अभी फिलहाल दोनों वर्जन अवेलेबल है। तो हिंदी के अंदर तो ज्यादातर हमारे देश की मातृभाषा है, तो सब लोग उसको आसानी से समझ भी सकते हैं। तो वो हिंदी का भी आज सुबह ही मैंने सर्कुलेशन ग्रुप में किया था, तो आज उनको भी पढ़ ले, पहले देख ले, और हमारे कुछ सवाल के जवाब जो होंगे वो उसमें से तुरंत ही मिल जाएंगे हमको। तो वो पहले उसको पढ़ ले आसानी से, आराम से, और फिर 2-2 महीने के भीतर में, जैसे कि आज शुरुआत में गोपाल भाई ने अनुमति दी थी कि भी हम सारे लोगों के प्रश्नों को इकट्ठा करके फिर से हर 2-2 महीने के अंदर हम हमारे ग्रुप के अंदर ये सेशन लिया करेंगे ऑनलाइन, और लोगों को इसके बारे में जानकारी हम लोग प्रदान किया करेंगे। तो अभी इस सेशन के अंत में मैं गीतिका जी को भी कहता हूं कि ये कंक्लूड करें मैटर को। गीतिका जी का भी बहुत सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ द वर्क, हमेशा गीतिका जी का सपोर्ट मुझे बहुत रहता है। तो गीतिका जी, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू गोपाल जी। ये मतलब आज जब हम सब इकट्ठे हुए हैं तो एक ये रहा है कि कल से आज का एक्सटेंशन एक अलग टॉपिक पे आपने बात की, और जैसे सब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो लेट्स सी हम इसको कंटिन्यू कर पाए आपके आशीर्वाद से, आपके एक्सपीरियंस से। कल जो आपने बोला कि जो जो आपको अनुभूतियां हुई है वो सब अनुभूतियां आप जिस तरह से शेयर कर रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट। बट एक चीज मुझे हमेशा लगती है कि डिमांड एंड सप्लाई, एक मेरा सवाल है कि हमेशा इट्स अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, यू नो, कैसे, हाउ डू वी इंक्रीज डिमांड सो दैट यू नो पीपल गेट मोर इनटू इट। बिकॉज आज मैं अपने जैसे अर्बन एरियाज में रहते हैं, और अर्बन एरियाज में से जो डिमांड, बिकॉज ये सब रूरल एंड अर्बन का कनेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ डू वी इंक्रीज द डिमांड इन द अर्बन एरिया। सो हमारा ग्लासी टॉक में भी एक ये रहता है कि हम कॉन्स्टेंटली अर्बन पॉपुलेशन के साथ भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते जाए, सो दैट दे स्टार्ट, बिकॉज आज अर्बन पॉपुलेशन में गाय ना अपने घर में रख सकते हैं, बट हाँ वो इसके प्रोडक्ट का डिमांड कर सकते हैं, सो दैट वी कैन ब्रिज दिस गैप बिटवीन दिस टू, जो चिंतन भाई अपने टीम के साथ करना चाहते हैं। बट डिमांड इंक्रीज करना is the need of the day, and apart from demand मुझे लग रहा है कि refuse,
certain things have to be very clearly refused by the urban population also. So if we can get certain things कि भाई ये तो completely refuse करना है, ये तो हमें use ही नहीं करना है. The more we can create such kind of awareness of refusing, then it is filling the gap by these people. So एक last सवाल है, and then we can conclude this session. जी बहुत धन्यवाद। आपने जो कहा वो हमने पुस्तक में लास्ट उसमें वही डाला हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं। कभी कभी क्या शहर में बैठे हैं और उनको भाव भी होता है कि गौ माता के विषय में हमें काम करना है, लेकिन हमारी मर्यादा है, हम लिमिटेशन से हम कैसे रखें यहाँ पे फ्लैट में वगैरह। तो बिल्कुल मैं आपके द्वारा ये माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि हर कोई कहीं से भी बैठ के गौ माता की सेवा और देश के कार्य में जुड़ सकता है। जैसे उन्होंने धूप बत्ती खरीदी तो गाय के लिए पैसा जाना है, उन्होंने गोनाइल खरीदा गाय के लिए पैसा जाना है, उन्होंने घी खरीदा तो घी भी हमें पूरे दाम में खरीदना चाहिए। आज देखिए जब बिलोना करेंगे आप तो चर्निंग करेंगे तो आप डेयरी का दूध लेंगे, गेटा बकरा भैंस और मिलावट वाला दूध भी कैलकुलेट करेंगे तो 60 रुपये लीटर आता है। तो 30 लीटर जब जमता है बिलोने में कम आता है तब 1 लीटर घी बनता है। तो वो मिलावट वाला चीज भी 2000 रुपये घर पे पड़ेगा, लीटर 2500 पड़ेगा, तो कैसे कोई 500 में शुद्ध दे सकता है। तो हम डिमांड क्रिएट करें। बिल्कुल आपका सही बात है, डिमांड एंड सप्लाई का थंब रूल पूरी दुनिया में लगता है और साथ में डिमांड क्या पैदा करना चाहिए उस अवेयरनेस में हम लोग जो आपने लसिक बताया उसमें हम लोग बिल्कुल मिलकर प्रयत्न करेंगे कि हकीकत में उतना पैसा देना है। कभी हमें ऐसा नहीं कहना कि महंगा हम नहीं खरीद सकते। आप 1 किलो घी खा रहे हैं लेकिन 200 ग्राम खाइए, लेकिन अच्छी चीज खाइए तो आपके घर पे वो ग्वाला गाय रख पाएगा और अच्छी चीजें पहुंचती रहेगी। नहीं तो लेकिन आपने खाया ही नहीं महंगा करके तो ग्वाला गाय नहीं रखेगा और कतल खाने जाएगी तो इनडायरेक्टली हम भी भागीदार शहर वाले बन जाएंगे। तो मेरी एक विनती है कि जो गाय आधारित अन्न पकाता है वो हमारे आचरण में आना चाहिए। जो मेरी बात थी कि बिल्कुल हमारे आचरण में यहाँ सभी एक भाषा में हो। तो अगर हम पेस्टिसाइड डाला है अब्जों की संख्या में, वो हमारे मित्र जीवाणु मरे और फिर अनाज पकेगा तो उसका भी दोष हमें लगना ही है। तो गौ आधारित जिन्होंने अन्न पकाया है, ऑर्गेनिक जिसने पकाया है, उसका ही अनाज खरीदेंगे, उनका ही फ्रूट खरीदेंगे, उनका ही सब्जी खरीदेंगे। गाय आधारित भी अच्छा जो औषधि बना है वही खाने का प्रयत्न करेंगे, उनका घी खरीदेंगे, उनका ही दूध खाएंगे। तो हमारे जब आचरण में आ जाएगा तो गाय माता बहुत सरलता से हो जाएगी। और बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई का थंब रूल है। तो हमारे आचरण में स्वदेशीपना आना चाहिए, हमारे आचरण में सात्विकपना आएगा तो बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा, हम बहुत अच्छे से कार्य कर पाएंगे। और हमारे गुरुकुल के बच्चों में हम देखते हैं अभी से छोटे छोटे बच्चे जिस आचरण में जा रहे हैं तो काफी बच्चे 8-10 गाय दो लेते, गोबर उठाना वो गर्व का विषय होना चाहिए, शर्म का नहीं होना चाहिए। तो ये गांव में भी ये विषय पहुंचाने की जरूरत है क्योंकि गांव में भी गोबर उठाने को अलग प्रक्रिया अलग दृष्टि से देखना चालू हो गया है। तो एक्चुअली वो दुनिया का श्रेष्ठ कार्य है। तो बिल्कुल मैं ज्यादा समय न लेते हुए कि बिल्कुल कहूंगा कि आपका बात एकदम सही है। हमें पूरे शहर वालों को भी जागरूक करना पड़ेगा कि आपको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए वही। तो बिल्कुल हमारे वो अगले कुछ सत्र हमारे कुछ वीडियोस का और बुक में हमने जो डाला है उसके कुछ वीडियोस भी बनेंगे और आपके माध्यम से भी ये सत्र विशेष लेंगे ताकि इसको हम जमीन पे और धरातल पे उतार पाए अच्छे से। गाँव और शहर वाले दोनों एक दूसरे से जुड़े। गांव का पैसा गांव में रहना चाहिए, शहर का गांव में आना चाहिए, गांव का शहर में नहीं जाना चाहिए। वो प्रक्रिया में हम लोग अच्छे से काम करें। गोपाल जी ये आपने जो बताया ना बस यही है जो चार्वाक मुनि ने क्या कहा है कि ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा। तो यानी कि गुजराती में એવું કહેવાય कि દેવું કરીને પણ ઘી પીવું જોઈએ, यानी कि ऋण लेकर भी घी को पीना चाहिए। तो वो कैसे घी की बात करी है, जो मलाई से और मिक्स ब्रीडिंग वाला जो सस्ते में बनता है वो नहीं। अभी गोपाल भाई ने जो बताया कि 30 लीटर का गाय के दूध का मंथन होता है तब जाकर 1 लीटर जितना घी बनता है और उसका गणित समझा दिया हमको। तो 500-600 में कौन सा घी हम खरीदते हैं और हम जब घी की बात आती है वो करते हैं। तो ये सारी चीजें ना करें। एक तो ये चीज मुझे बताना था। दूसरा अभी हमारे साथ में नागेश भाई वगैरह भी हैं। तो जैसे कि कल हमने बातचीत किया था तो नेक्स्ट सेशन एक अलग तरीके से बहुत अच्छी तरीके से ऑल इंडिया एकेडमी ऑफ एंजाइम उनके फाउंडर ट्रस्टी नागेश जी हमारे साथ में मौजूद है। उनकी प्रेसिडेंट जो है जो प्रीति राव मैडम है वो भी हमारे साथ में है। तो एंजाइम के ऊपर वो बहुत सुंदर तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो उनकी अनुमति से भी और उनके साथ में रहते हुए भी हम लोग ये सारे लोगों को एंजाइम के बारे में भी एक अलग तरीके से सेशन भी लेंगे आगे जाकर।
और बाकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स करते हुए गीतिका जी, अभी हम इसको ये सेशन को यहीं पे समाप्त कर सकते हैं। जी पक्का। नागेश जी, प्रीतिराव जी को भी मैंने पिन ऐड किया है। सो जस्ट क्विकली आई विल जस्ट आस्क प्रीतिराव जी और दोनों को एक बार अनम्यूट करने का मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। एंड चिंतन जी, अगर आप चाहें तो आप डेट भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि कुछ लोग मांग रहे हैं कि भी कब हम करेंगे, तो अगर आज डेट डिक्लेयर करनी है या पीछे से करनी है तो आई एम ओके विथ वॉट एवर इज योर प्लान। 18 तारीख नेक्स्ट संडे को भी अगर बायो एंजाइम पे सेशन लेना चाहे और सबको कंड्यूसिव हो तो हम वो भी कर सकते हैं। प्रीतिराव जी, आप दोनों को मैंने so you can quickly give a small brief about the next session and can let us know the dates which are conducive at your end as well. बहुत बहुत धन्यवाद चिंतन जी और गीतिका जी, आपने जिस तरीके का सेशन गोपाल जी के साथ में यहाँ पर सबको सर्व किया है, मैं सर्व शब्द यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर 3 जी लगे हुए हैं, गोपाल जी, गाय जी और गोबर जी। और तीनों ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति से जोड़ के, क्योंकि कृष्ण भगवान से बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ, कृष्ण भगवान से बड़ा कोई गुरु नहीं हुआ है। और मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, अगस्ती को भी अगर इसमें जोड़ देंगे साथ में तो एक बहुत हाई वैल्यू का अपन न्यूट्रिटिव प्लांट्स को वहां पर जोड़ पाएंगे और बहुत अच्छा है। और क्योंकि समय बहुत की सीमा है और इसे बोलने का तो बहुत है, क्योंकि गोपाल जी ने इतने प्रश्न को छोड़ा है, इतने उत्तर को दिया है कि इसमें वाकई में बहुत नए सिरे से काम करने का हमें जज्बा पैदा कर दिया है। और गोपाल जी को मैं सबकी तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने इस पूरे सेशन को बिल्कुल एक रिवर के फ्लो की तरह चलाया है, फ्लोलेस चलाया है। बहुत अच्छा है, अद्भुत है उनकी क्षमता, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। So on this concluding marks, thank you so much. Really we are indebted to the entire knowledge which is being shared on this platform and which is going to be shared in the future as well. Let's stay connected and जो भी बातें हैं आपके साथ चिंतन जी और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, जो वीडियो का लिंक है। बस एक ही विनती है कि बस ये वक्त है, खाली इट शुड नॉट बी जस्ट अ फील गुड फैक्टर, it should be an act good factor also. So let's start working on those things and videos को भी बार बार देखते जाएं और बुक को भी डिटेल में पढ़ते जाएं, तो जितना पढ़ते जाएंगे उतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होती जाएगी। थैंक यू सो मच। विद दी I will stop the Facebook live now and